नीलू को ससुराल में पढ़ाई करने की परमिशन मिल गई। उसको एक बहुत ही समझदार और उसकी भावनाओं को समझने वाला जीवन साथी मिला था। नीलू ने सभी को धन्यवाद दिया। नीलू अपनी जेठानी से बोली, भाभी आज खाना मैं बनाऊंगी, आप आराम करो। और नीलू खाना बनाने के लिए रसोई में व्यस्त हो गई। नीलू ने सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। सभी सदस्यों ने जो नीलू की बहुत तारीफ की। खाना खाने के बाद नीलू जल्दी से सभी के लिए खीर लेकर आ गई। तभी नीलू की जेठानी ने कहा, नीलू आज तो देवर जी की आपकी मनपसंद की चीज मिल गई है। राजेश को मीठे में खीर बहुत पसंद थी। सभी ने खाना खाया और उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। देवरानी और जेठानी ने मिलकर फिर बर्तन साफ कर लिए और नीलू की जेठानी ने फिर नीलू से कहा, नीलू आज तो तुमने सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। रोज ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बनाया तो मैं तुम्हें कॉलेज जाने के लिए मना नहीं करूंगी। और दोनों हंसने लगी। नीलू की जेठानी को सास ने कहा, अब बस करो, बाकी काम मैं कर दूंगी। अब कुछ समय हमारे देवर जी के लिए भी तो होना चाहिए। और नीलू शर्माते हुए रसोई से बाहर आ गई। अगले दिन नीलू बहुत सुबह सुबह उठ गई और घर के कामों में लग गई। नीलू की आवाज से उसकी जेठानी उठ गई और बोली, नीलू तू आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई? नीलू ने कहा, भाभी आज मुझे कॉलेज जाना है, राजेश जी के साथ चली जाऊंगी और वापस भी उनके साथ आ जाऊंगी। कुसुम ने कहा, ठीक है। दोनों ने मिलकर जल्दी से सारा काम कर लिया और नीलू अपने सास ससुर के पैर छुए और राजेश के साथ बाइक पर सवार होकर निकल पड़ी अपने कॉलेज की तरफ। राजेश ने नीलू से कहा, नीलू कॉलेज आने की खुशी में नाश्ता किया कि नहीं? नहीं किया तो? और टिफिन पैक किया या नहीं? तो नीलू ने कहा कि बिल्कुल, नाश्ता भी किया और हम दोनों के लिए लंच बॉक्स पैक कर लिया है। राजेश ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया है, अब तुम मेरे लिए लंच बॉक्स पैक कर लिया करोगी। नीलू ने कहा, आप नहीं जानते, आपने दोबारा मेरी पढ़ाई शुरू करवाकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। राजेश आप सचमुच में बहुत ही अच्छे और समझदार व्यक्ति हो। राजेश ने फिर नीलू को कॉलेज के बाहर छोड़ दिया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कॉलेज में नीलू की सभी सहेली उसको देखकर बहुत खुश थी और अध्यापक भी अपने मेधावी छात्रा को देखकर बहुत प्रसन्न थे। सहेलियां तो नीलू की यही सोच रही थी, अब नीलू आगे की पढ़ाई लिखाई अब नहीं करेगी। सभी ने कहा, नीलू तू तो बहुत भाग्यशाली है, जो तुम्हें आगे बढ़ने का अधिकार और मौका मिल रहा है। पता है नीलू, पुष्पा, रचना, सुनीता सभी विवाह के बाद आगे पढ़ने का किसी को मौका नहीं मिला। जब एक बार घर गृहस्थी के कामों में उलझ जाओ तो फिर पढ़ने में आनंद नहीं आता। और दूसरी बातें ये है कि घर के काम के लिए कोई मदद भी तो नहीं करता और दो काम करना किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नीलू ने कहा कि अगर घर के सदस्य मदद करते हैं तो हम दोनों काम आसानी से कर लेते हैं। उधर नीलू के कॉलेज जाने के बाद उसकी जेठानी कुसुम ने घर का काम धीरे धीरे निपटाने लगी। सासू माँ भी उसकी कुछ कामों में मदद करती रही। धीरे धीरे समय बीत गया और नीलू और उसकी जेठानी ने आपसी तालमेल बिठाकर बहुत ही बढ़िया तरीके से घर परिवार संभाल लिया और नीलू भी बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई करने लगी। घर के काम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई करना नीलू को थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी नीलू प्रयास किए जा रही थी। सुशीला देवी का सानिध्य उसे आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। आसपास के लोग दोनों को सगी बहनें ही कहते थे। देवरानी जेठानी जैसा प्यार नहीं था। सब लोग कहते, देखो दोनों में कैसी बहनों की तरह रहती हैं। और शायद बोलते समय सगी बहनों में भी शायद इतना प्यार और सहयोग नहीं होगा जितना देवरानी जेठानी के मेलजोल और आपसी प्यार से बना हुआ था। राजेश के दोस्त भी कहते, यार तुम्हारे मजे हैं, भाभी के साथ आना जाना और कभी कभी बंक मारकर तुम दोनों बाहर घूमने भी चले जाते हो। राजेश ने कहा, तो यार तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? अपनी पत्नी के साथ ही तो घूमता हूँ,
किसी और लड़की के साथ तो नहीं। तो उसका दोस्त बोला, यार अब अपनी पत्नी के साथ घूम सकते हैं, ये बात अलग है कि हम घर में किसी को नहीं बताते। तुम्हारी भाभी कॉलेज से और मैं ऑफिस से आप भी लेकर घूमने चले जाते हैं। राजेश बोला, यार यही दिन होते हैं घूमने फिरने के, फिर हम भी घर गृहस्थी में ऐसे फंस जाएंगे कि उलझ कर रह जाएंगे। तभी राजेश का दोस्त पवन बोला, तुम सब क्यों राजेश के कान की खिंचाई करते रहते हो? सभी की अपनी अपनी किस्मत होती है। अच्छा तो ये बताइए जनाब, कल कौन सी फिल्म देखने गए थे भाभी को कॉलेज से साथ लेकर? तो राजेश बोला, कोई फिल्म देखने नहीं गए थे, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। पवन ने कहा, नहीं बताना तो कोई बात नहीं, लेकिन यार झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। ये सुनकर उसके सभी दोस्त हंसने लगे। राजेश बोला, यार तुम दोस्त भी दुश्मन की तरह मुझ पर निगाह रखते हो, इससे अच्छा अपना काम कर लिया करो, ऑफिस में तरक्की मिल जाएगी, शायद प्रमोशन भी हो जाए। ये सुनकर भी दोस्त जो राजेश के हंसने लगे। उधर नीलू का भी यही हाल था। वो कॉलेज से जल्दी फ्री हो जाती और राजेश भी अपने ऑफिस से जल्दी फ्री होकर आ जाता, लेकिन दोनों ही सीधे घर न आकर कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बना लेते। नीलू मन ही मन बहुत डरती थी कि कहीं घर में किसी को पता चल गया तो उसका कॉलेज जाने पर कहीं पाबंदी ना लगा दे। अपने ही मन की बात वह किसे बताए जो उसे सही और गलत में फर्क समझा सके। लेकिन राजेश कभी नहीं डरता था, बल्कि नीलू को कहता, हम तो कॉलेज में बहुत घूमते फिरते थे, नई नई जगहों पर जाते रहे, और नीलू से कहता, चोरी छिपे घूमने का अपना ही आनंद होता है, और हंसने लगता। तो नीलू, तुम अपने पति के साथ ही तो घूमती हो, कॉलेज के किसी लड़के के साथ तो नहीं। तो नीलू कहती, वो तो ठीक है, लेकिन तुम घूमते थे जब तुम कुंवारे थे, मैं घूम रही हूँ तो मेरी शादी हो गई है, जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, और परिवार में झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर नीलू ने कहा, राजेश, घर परिवार ने मुझ पर भरोसा कर ही कॉलेज पढ़ने को भेजा है, और रोज मैं अपने लेक्चर छोड़कर मैं भी अपनी पढ़ाई का नुकसान कर रही हूँ और आपके ऑफिस का भी नुकसान कर रही हूँ। राजेश ने कहा, नीलू तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तुम इतना मत डरो, थोड़ी सी मौज मस्ती कर लेने में कुछ नहीं बिगड़ता। नई नई शादी हुई है, मुझे भी अपनी नई दुल्हन को लेकर घूमने का शौक होता है, तो मैं भी घूम रहा हूँ। मुझे नहीं लगता घर परिवार में किसी को इस बात पर ऐतराज हो। तुम खामाखा परेशान होती रहती हो। ये सुनकर नीलू राजेश के साथ सिनेमा देखने के लिए चली गई। नीलू घर तो आ गई, लेकिन उसके दिमाग में कसमकस चल रही थी। बड़े कसमकस में थी वो कि वो क्या सही कर रही है। नीलू को हर वक्त तब तनाव रहने लगा, वो क्या करे, लेकिन उसने राजेश से सीधी बात करना ही सही लगा, क्योंकि मैं घर में सबसे ज्यादा विश्वास वो राजेश पर ही करती थी। बाकी सदस्यों से उसका प्यार तो बहुत था, लेकिन विश्वास का करने में समय लग रहा था, और ससुराल में किसी भी लड़की के लिए इतनी जल्दी अपने मन की बात कह देना आसान काम नहीं होता। नीलू ने राजेश से कहा, देखो राजेश, अगर हमें कहीं जाना है तो हम बता कर जाएंगे, बिना बताए नहीं, क्योंकि अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे तो डर किस बात का। राजेश ने कहा, नीलू तुम इतना परेशान मत हो, ठीक है बाबा, आगे से बता कर जाएंगे। नीलू ने कहा, राजेश, हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। आज मूवी देखने जाने का प्रोग्राम है तो आप पहले ही बता देना। राजेश ने खाना खाने के बाद अपनी भाभी से कहा, मैं नीलू, आज फिल्म देखने जा रहे हैं भाभी। तो नीलू की जेठानी ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया, क्यों आज कॉलेज नहीं जाना क्या? राजेश ने कहा, नहीं भाभी, लंच टाइम के बाद नीलू फ्री है और मैं भी ऑफिस में लंच टाइम के बाद में फ्री हूँ, इसलिए मैंने प्रोग्राम बना लिया। कुसुम ने कहा, ठीक है, जब तुमने पहले ही प्रोग्राम बना लिया तो चले जाओ। राजेश ने ऊपर आकर नीलू को कहा, तुम बेवजह डर रही थी। लो, भाभी ने कुछ भी नहीं कहा। नीलू ने कहा, लेकिन अब मैं खुश हूँ, अब मैं बिना डरे ही आपके साथ घूमने जाऊंगी और फिल्म भी देख कर आऊंगी।
धीरे धीरे नीलू और राजेश को रोज का घूमने फिरने का कोई ना कोई प्रोग्राम बनता ही रहता था। वैसे तो नीलू अपने हिस्से का काम निपटा कर जाती थी। शुरू शुरू में तो किसी को भी उसका घूमना फिरना बुरा नहीं लगता था। नई नई शादी है, ये तो घूमने फिरने के दिन होते हैं। सास ससुर भी यही कहते, घूम फिर लो, उसके बाद तो फिर घर गृहस्थी में फंस जाओगे। लेकिन कुसुम के मन में कहीं ना कहीं जलन पैदा हो गई। अब उसका मन अपने समय की बात याद कर उदास हो जाता। वो जब शादी कर आई थी तो घर में कितनी पाबंदी थी। उसे इस तरह से घूमने फिरने की आजादी कभी नहीं मिली। मैं तो संस्कार रीति रिवाज निभाती ही रह गई। यह मत करो, वो मत करो, ऐसे मत हंसो, वैसे मत बैठो। और अभी सासू माँ समय के साथ कितना बदल गई है और उसे धीरे धीरे नीलू से जलन होने लगी। अब वो नीलू को बात बात पर ताना मारने लगी। कुसुम को अब नीलू की आजादी खलने लगी थी। कुसुम का व्यवहार अब धीरे धीरे बदलने लगा था। उसका स्वभाव थोड़ा कठोर होता जा रहा था। अभी नीलू के साथ पहले की तरह व्यवहार नहीं करती थी। कहते हैं ना, जब हमारे मन में जलन पैदा हो जाती तो हमें सारी चीजें बुरी लगती हैं। वैसे ही कुसुम को भी अब नीलू की हंसी खुशी, उसका पहनना ओढ़ना, कॉलेज जाना, घूमना फिरना सब बुरा लग रहा था। उसके मन में ईर्ष्या की भावना गई थी, लेकिन नीलू अपना काम ध्यान से करती। कुसुम के डांटने पर कभी कभी वो खुशी खुशी माफी मांग लेती। कई बार तो ऐसा होता, बिना गलती के भी नीलू माफी मांग लेती, जिससे घर में माहौल खराब ना हो और शांति बनी रहे। नीलू ने धीरे धीरे घूमना फिरना कम कर दिया और घर काम ज्यादा करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने एक चीज से समझौता नहीं किया, वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देती। नीलू जानती थी उसे बहुत मुश्किल से मौका मिला है आगे पढ़ने का, वो इसे गंवाना नहीं चाहती। कई बार तो नीलू की सासू माँ कुसुम को डांट भी देती, लेकिन नीलू ने इशारा कर सासू माँ को चुप रहने को कहा। कुसुम के बदले स्वभाव से घर परिवार में सभी लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन क्या कर सकते थे। कई बार इंसान बहुत मजबूर हो जाता है। नीलू की सासू माँ सोच रही थी, बड़ी बहू कुसुम का स्वभाव इतना क्यों बदल गया। ना तो नीलू को पढ़ाई करने से रोक सकती थी और ना ही बड़ी बहू की ईर्ष्या का उसके पास कोई उपाय था। वो बैठे बैठे सोच रही थी, मन में जब ईर्ष्या आती है तब प्यार की खुशबू गायब हो जाती है। तो यही उन सबके साथ हो रहा था। नीलू ने इस समय बड़ी समझदारी से काम लिया। धीरे धीरे 1 वर्ष गुजर गया। नीलू के फर्स्ट ईयर में ही बहुत अच्छे नंबर आए। राजेश और उसका भाई दोनों बहुत खुश थे। सासू माँ ने भी नीलू को आशीर्वाद दिया और नीलू ने सबको हलवा बनाकर खिलाया और अपनी जेठानी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि भाभी आप मेरा साथ दे रही हो, तभी तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रही हूँ। लेकिन जैसे कुसुम को तो नीलू की बात से कोई मतलब नहीं था। वो घर के बदलते माहौल को देखकर दोनों भाई परेशान होते रहते थे। राजेश और उसके बड़े भाई ने कई बार बात को सुलझाने की और कुसुम को समझाने बुझाने की कोशिश की। इन बातों को समझाते हुए उन लोगों में मनमुटाव शुरू हो गई। घर परिवार में एक बार मनमुटाव हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। दोबारा मिठास घोलना, नजदीकी रिश्तों में जब दूरी आ जाती है तो बातचीत करना भी मुश्किल हो जाता है। वही हाल राजेश और उसके बड़े भाई का हो चुका था। आज नीलू के घर में उसके माता पिता उसे बधाई देने आ रहे थे। उसके इतने अच्छे नंबर आए थे। सरस्वती ने अपनी बेटी को उपहार में कुछ सामान दिया और एक मिठाई का डिब्बा भी दिया। सर्दियों के दिनों में नीलू को गाजर का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए माँ सरस्वती उसके लिए पूरा डब्बा भरकर गाजर का हलवा लाई थी। ये सुनकर नीलू का मन खुशी से खिल उठा। नीलू की सास ससुर ने कुछ देर उसके माता पिता के पास बैठकर बातचीत की, तभी राजेश भी आ गया। राजेश ने अपने सास ससुर के चरण छुए। सरस्वती और श्याम बाबू ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। सदा सुखी रहो बेटा। कुछ देर बाद नीलू चाय बनाकर ले आई, लेकिन दोनों ने ही चाय पीने से मना कर दिया कि वे बेटी के घर का पानी भी नहीं पिएंगे। नीलू की सास ने कहा, बहन जी
ये सब तो पुराने समय की बातें हैं। अब कौन इतना इन सब बातों को मानता है? सरस्वती जी ने कहा, बहन जी, हम पुराने समय के लोग हैं और अपने बड़ों को ऐसा करते हुए देखते आए हैं। क्या करें, जमाना तो बदल गया, लेकिन हम खुद को नहीं बदल पाए। शायद हमारे बच्चे ये परंपरा ना निभाएं, जो रीति रिवाज हमसे निभाए जाएं, कम से कम हम तो निभाएं। तो वो कहने लगी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, नीलू को आगे पढ़ाई करवाने के लिए। तभी नीलू के ससुर बोले, कुछ भी हो बहन जी, आपकी नीलू सच में बहुत प्यारी है। घर के काम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देती है। हम क्या पढ़ा रहे हैं नीलू को? नीलू तो खुद पढ़ रही है। उसकी मेहनत है जो उसे सफल बना रही है। उसके इरादे पक्के हैं तो मंजिल तो मिल ही जाती है। सरस्वती जी मन में सोच रही थी, नीलू को सच में बहुत अच्छी ससुराल मिली है और मिलनसार घर परिवार मिला है। बेटियों को अपनी ससुराल में खुश देखकर माँ का मन खुशी से भर जाता है। श्याम बाबू और सरस्वती ने नीलू के ससुराल में ससुर सास ससुर से विदा ली और अपने घर आ गए। घर आकर श्याम बाबू और सरस्वती अपने घर बहुत खुश थे। बेटी अगर ससुराल में खुश होती है तो माता पिता का हृदय बहुत सगुण महसूस करता है। वही शगुन आज सरस्वती और श्याम बाबू महसूस कर रहे थे। नीलू की दोनों छोटी बहनों ने भी पूछा कि मम्मी दीदी कैसी हैं? सरस्वती ने अपनी दोनों बेटी को नीलू के बारे में बताया कि वो ठीक है, खुश है। दोनों बहनें बहुत समझदार थी। माँ को इतना खुश देखकर वे दोनों समझ गई कि उनकी नीलू दीदी अपने ससुराल में बहुत खुश है। और माँ से सुनकर और भी खुशी हुई कि उनकी बहन अपनी ससुराल में बहुत मजे में है। नीलू के दोनों भाई पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। नीलू के विवाह के बाद तो जैसे उन पर किसी का डर ही नहीं रह गया था। वे दोनों किसी की भी नहीं सुनते थे। सरस्वती भी दिन भर उन्हें समझाती रहती, लेकिन दोनों भाइयों के जैसे दिमाग ही खराब हो गए थे। पढ़ाई लिखाई से धीरे धीरे दोनों ही दूर जा रहे थे। दिन भर खेलकूद में लगे रहते, आवारागर्दी करते रहना ही जैसे उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। श्याम बाबू तो अपने ऑफिस में लगे रहते और अपने दोनों बहनों से कहना सुनना। वो दोनों भाई अपनी तौहीन समझते, इसलिए दोनों बहनें उससे कुछ नहीं कहती थी, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। नीलू इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान थी। उसकी ससुराल में उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ गई थी कि वो उन्हें निभाते निभाते समय ही नहीं निकाल पा रही थी कि कभी अपने दोनों छोटे भाइयों के बारे में कोई जानकारी निकाल सके। यह उन्हें अपने पास यहाँ पढ़ाने के लिए बुला ले, क्योंकि उसे लगता था शायद एक ही शहर में होने से वो अपने भाइयों पर बहुत ध्यान देगी। लेकिन ऐसा होना अब संभव नहीं हो पाया था। अपने घर परिवार में ही उसका सारा समय गुजर जाता था। जो समय बचता उस समय वो खुद अपनी पढ़ाई करती रहती। धीरे धीरे नीलू को अपने घर से विदा हो गए हुए 2 वर्ष बीत चुके थे। अब उसको फाइनल ईयर था और वह पूरा ध्यान अपनी पर दे रही थी। उसका उद्देश्य अपने कॉलेज में टॉप लिस्ट में आना था, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही थी। नीलू को दूसरी परेशानी यह हो रही थी कि अब उसकी जेठानी उसके काम में पहले जैसे मदद नहीं करती थी। बात बात पर बहस करना नीलू को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए धीरे धीरे नीलू ने घर का काफी काम अपने कंधों पर ले लिया था। जेठानी के 2 लड़के थे। दिन भर वो उनमें व्यस्त रहती, उन दोनों को पढ़ाने बैठ जाती, कभी कभी उनके प्रोजेक्ट बना बैठ जाती और खुद को इतना व्यस्त दिखाती कि नीलू उससे काम के लिए बोल ही नहीं पाती। कई बार नीलू की सासू माँ ने भी जो कुसुम को समझाया कि बेटों को अपने छोटे छोटे काम खुद करने दो, जिससे वो काम करना सीख जाएंगे और नौकरी के सिलसिले में अगर उन्हें बाहर रहना पड़ा तो दोनों खुद अपने काम कर लेंगे। बच्चों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कुसुम, अगर तुम इनके सारे काम खुद करोगी तो ये काम चोर बन जाएंगे। कुसुम फिर इस बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाती और नीलू को फिर अकेले ही सारा काम करना पड़ता। इसलिए अब सासू माँ भी चुप रहने लगी और थोड़ी बीमार भी रहने लगी। नीलू ये सब जानती थी, इसलिए उसने सासू माँ को आगे से समझाने के लिए मना कर दिया कि मम्मी जी, आप भाभी से कुछ मत कहा करो, उन्हें मत समझाया करो।
नीलू की सास सुशीला देवी को अब नीलू की बात समझ आ चुकी थी। वो खुद नीलू की जितनी मदद हो सकती थी कर देती थी। एक दिन सुशीला देवी ने कुसुम को अपनी भाभी से बात करते हुए सुना और तब उन्हें पता चला कुसुम में इतना बदलाव क्यों आ गया है। उसके घर की शांति को किसकी नजर लग गई है। सुशीला देवी बहुत समझदार औरत थी, इसलिए उन्होंने इस बात को बहुत सूझबूझ के साथ अपने तक ही रखा, किसी को भी नहीं बताया। कुसुम में बदलाव उसकी भाभी के भड़काने से आया है। वह अपनी भाभी के बहकावे में आकर अपना ही घर खराब कर रही है, लेकिन ये बात कुसुम को इस वक्त समझाना बेकार रहेगा, क्योंकि जब आप किसी की सिखाई हुई बातों में आ जाते हैं तो आपको किसी और व्यक्ति की बात समझ नहीं आती, तब तो फिर सिखाई विद्या ही आपके भविष्य को खराब करती रहती है। इसलिए सुशीला देवी शांत रही, लेकिन अब सुशीला देवी थोड़ी सख्त हो गई थी। अब से जो कहना होता था वह सब स्पष्ट शब्दों में कह देती। सुशीला देवी ने दोनों बहुओं के काम में बराबर का बंटवारा कर दिया, जिससे दोनों को ही सुविधा हो जाए। ऐसा करना सार्थक भी हो गया। नीलू की पढ़ाई का समय तय कर दिया और अब दोनों पोतों को धीरे धीरे छोटे छोटे काम खुद करने के लिए कहने लगी। ऐसा करने से घर में एक सकारात्मक परिवर्तन आ गया। कुसुम कितनी भी कोशिश करती लड़ाई झगड़े की, लेकिन सुशीला देवी बीच में आकर सब कुछ साफ साफ कह देती। जिसकी गलती होती उसी को डांटती। धीरे धीरे घर का माहौल ठीक होने लगा। नीलू सोच रही थी, घर में अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं तो कितने गंभीर परिस्थिति उनकी सोच समझ से सुलझ जाती है। बड़े बुजुर्गों का जिंदगी में अनुभव हम लोगों से अधिक होता है, इसलिए उनके फैसले भी बिल्कुल सही होते हैं। उधर नीलू के घर में उसके दोनों भाई धीरे धीरे पढ़ाई से मुंह मोड़ते चले जा रहे थे। बुरी संगत के कारण वे बिगड़ने लगे थे। सरस्वती ने दोनों से दुखी होकर उनकी ट्यूशन लगा दी थी, लेकिन फिर भी दोनों फेल हो गए। सरस्वती का मन बहुत दुखी हो रहा था। उसके पास अब कोई उपाय नहीं था। श्याम ने गुस्से में आकर दोनों बेटों की जमकर पिटाई कर दी। दोनों ने हाथ जोड़कर पापा से माफी मांगी और कहा, पापा जी, अब आगे से हम खूब मेहनत करेंगे, पढ़ाई लिखाई मन लगाकर करेंगे, लेकिन बिगड़े हुए बच्चों को सुधारना बहुत मुश्किल होता है। सरस्वती ने कई बार सोचा कि नीलू को बता दे, लेकिन वह फिर बीच में ये सोच कर रह जाती कि बेटी के ससुराल में हजारों काम होते हैं, अपने घर परिवार में बेटियां व्यस्त हो जाती हैं। सरस्वती नीलू की पढ़ाई में कोई रोक नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि सरस्वती जानती थी नीलू को पढ़ने का कितना शौक है। सरस्वती की दोनों बेटियां 10वीं और 12वीं में आ गई थी। दोनों ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। जीवन की भागदौड़ में कुछ न कुछ छूट ही जाता है। परिवार को बांधे रखना एक बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यही बच्चों को समझाना भी बहुत मुश्किल होता है कि बिना मेहनत के मंजिल नहीं मिलती। ये बात उन्हें कई बार अपने बेटों को समझाई थी, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं थे। सरस्वती को बहुत दुख हो रहा था कि उसके दोनों बेटों को इतनी मार खानी पड़ी, लेकिन वह फिर भी कर क्या सकती थी। बस वह तो इतना चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़े लिखे और किसी अच्छी जगह नौकरी करें। सरस्वती ने अपने दोनों बेटों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई थी, लेकिन दोनों बेटे उसकी उम्मीदों पर खरे उतरते नजर भी नहीं आ रहे थे। दोनों ही बिगड़ चुके थे। रोज रोज नए नए कारनामे कर सरस्वती का दिल जला रहे थे। माँ को अपने बच्चों की असलियत पता होती है, लेकिन सरस्वती फिर भी कोशिश करती कि दोनों बेटे इतने काबिल तो बन जाए कि एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सही ढंग से चला सके। नीलू की बहन रूपा, जो 12वीं कक्षा के पेपर दे रही थी, उसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। रूपा ने नीलू दीदी की बात को गांठ बांध लिया था कि हमें पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसलिए रूपा ने भी एक सपना देख लिया कि वह एक अच्छी अध्यापिका बनेगी। दूसरी बहन देवी अपनी पूरी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, क्योंकि वह भी सरकारी नौकरी करना चाहती थी। इसलिए उसने शुरू से ही अपने आप को खेलकूद में आगे रखा। दौड़ हो या टेबल टेनिस, बैडमिंटन भी खेलों में बहुत अच्छे से खेल लेती थी। देवी इतनी अच्छी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती, सब हैरान रह जाते थे। वह बिजनेस माइंड थी। उसकी चाहत थी कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो वह अपना कोई बिजनेस शुरू करेगी, जिससे ढेर सारा पैसा कमाएगी।
देवी की सोच समझ पूरे परिवार से अलग थी। उसके सपने भी अलग थे। जैसे उसका सपना था उसका खुद का वैभवशाली घर हो, घर में सभी सुख सुविधाओं का सामान हो और मैं अपने आने जाने के साधन में के कार्य का उपयोग करूं। सभी बच्चों को अपने अपने सपने होते हैं। कुछ बच्चे अपने सपनों को पूरा करते हैं, कुछ के सपने अधूरे रह जाते हैं। श्याम बाबू ने अपनी बेटी को खेलकूद में जाने से कभी नहीं रोका। वैसे भी देवी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ साथ बीकॉम की डिग्री कंप्लीट कर रही थी। श्याम बाबू ने भी अपनी दोनों बेटियों को आगे बढ़ने से कभी नहीं रोका, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेटियां बहुत ही संस्कारवान और बहुत बुद्धिमान और समझदार हैं। लेकिन सरस्वती दोनों बेटियों की पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी सिखा रही थी। सिलाई का हुनर भी दोनों बेटियों को सिखा दिया। देवी और रूपा जब भी छुट्टियां होती उन्हें सिलाई सीखने भेज देती। सरस्वती की अपनी सोच समझ यही थी, लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ सिलाई, कढ़ाई बुनाई का हुनर भी होना चाहिए। घर गृहस्थी में 2 पैसे की बचत इस हुनर के द्वारा हो जाती है। ये छोटे बड़े काम लड़कियों को जरूर आने चाहिए। इतनी महंगाई में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। जब लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई बुनाई आती है तो वह अपने घर के लोगों के लिए खुद उनकी पसंद के कपड़े सील देती हैं। बुनाई करके वह सुंदर स्वेटर भी बना लेती हैं। ऐसा कहने से घर गृहस्थी में वह सहयोग देती हैं और महंगे कपड़े, स्वेटर बाजार से नहीं खरीदने पड़ते और पैसों की बचत हो जाती है। रूपा तो फिर भी सारे काम सीख रही थी, काफी हुनरमंद बन गई थी। लेकिन देवी सीख तो रही थी, लेकिन उसकी रुचि इन सब कामों में कम थी। सिर्फ माँ की उसी के लिए उसने सब कुछ सीख लिया था। उसके सपने तो बचपन से ही कुछ बड़े सपने थे। अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए वो तो कोई बड़ा काम करना चाहती थी। उधर नीलू ज्यादा थकान के कारण देर तक सोती रही और तब तक शाम हो गई। घर में बहुत शांति थी तो नीलू की नींद में खलल नहीं पड़ा। राजेश ने माँ के साथ मिलकर रात का खाना तैयार कर लिया और दरवाजे पर जोर से घंटी बजी। उसकी आवाज से नीलू की नींद खुल गई। राजेश के पिता अपने काम से वापस आए थे। नीलू जल्दी से उठी और खिड़की से बाहर जाग कर देखा तो रात हो गई थी। नीलू घबरा गई। तभी राजेश कमरे में आया और नीलू को घबराई और देखकर बोला, रिलैक्स नीलू, इतना क्यों घबरा रही हो? नीलू ने कहा, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? देखो कितनी रात हो गई है, माँ क्या सोचेगी? बहू रानी को सोने से फुर्सत नहीं है। राजेश ने हंसते हुए कहा, अरे ये डायलॉग तो कुसुम भाभी का है, माँ तो तुम्हें बहुत प्यार करती है। राजेश ने नीलू को जो बताया तो नीलू ने कहा, अरे छोड़ो, मुझे रात का खाना भी बनाना है। तो राजेश ने कहा, मैडम वो तो आपके इस गरीब से पति ने बना दिया। नीलू बहुत हैरानी से राजेश को देखते हुए बोली, सच में? तो राजेश बोला, जी मैडम, माँ और मैंने मिलकर डिनर बना दिया है। आप चक्कर बताना कैसा बना है। नीलू मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अपने पियर में उसे कभी ऐसे आराम करने को नहीं मिला था। ताई जी और माँ हमेशा उसे समझाते थे, सारा काम एक गृहिणी को करना होता है और घर का काम करने की जिम्मेदारी एक महिला की होती है। नीलू सोच रही थी, देखो ससुराल में इतना अच्छा व्यवहार और प्यार मिला है। नीलू सोच रही थी कि माँ कैसे कहती थी कि ससुराल में ज्यादा देर तक सोती रहेगी तो उठने पर गालियाँ मिलेंगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अलग माहौल है और नीलू अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। तभी राजेश की आवाज ने उसे सोच विचार से बाहर निकाला। राजेश ने कहा, मैडम अगर आपको कुछ और आराम करना है तो कर लीजिए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर भूख लगी है तो चलो खाना खा लो। नीलू ने राजेश से कहा कि चलो खाना खा लेते हैं, माँ भी इंतजार कर रही होगी। राजेश ने बहुत प्यार से नीलू से कहा कि चलो और दोनों मुस्कुराते हुए कमरे से हंसते हुए बाहर आ गए। रात का खाना सभी ने साथ मिलकर खाया। जब परिवार में सब मिलजुल कर काम करते हैं तो घर का माहौल सच में बहुत अच्छा हो जाता है। सभी सदस्य खुशी के साथ परिवार में साथ रहते हैं तो माता पिता भी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। रात का खाना खाने के बाद और राजेश अपने कमरे में वापस आ गए।
नीलू को आज बहुत कम थकान लग रही थी, क्योंकि वह काफी देर सो चुकी थी। वैसे भी आज वह काफी शगुन महसूस कर रही थी, क्योंकि फाइनल ईयर के एग्जाम देना भी उसके लिए आसान नहीं था। उसमें भी उसे पूरी तैयारी, और वह भी घर के काम के साथ साथ करनी थी। लेकिन सब कुछ आसानी से पूरा हो गया तो नीलू बहुत शगुन महसूस कर रही थी। आज वह जो चैन से सोना चाहती थी, क्योंकि बाकी दिनों तो अपनी पढ़ाई कर रही होती थी। और राजेश कब सो जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। राजेश भी बहुत अच्छा स्वभाव का व्यक्ति था। उसने कभी नीलू को परेशान नहीं किया, बल्कि उसने नीलू का पूरा सहयोग दिया। नीलू आज शगुन से सो रही थी। राजेश उसे ऐसे देखकर बहुत खुश था। उसे उसकी परीक्षा खत्म होने का काफी समय से प्रतीक्षा थी। राजेश ने इन 2 वर्षों में उसका हमेशा उत्साह बनाए रखा और पढ़ाई लिखाई में नीलू की पूरी मदद की। 2 वर्ष का समय कैसे गुजर गया, इसका एहसास दोनों को बहुत अच्छे से था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पूरा समय नहीं दे पाते थे। लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास और प्यार पूरी तरह से बन गया था। वे दोनों एक दूसरे की हर छोटी बड़ी परेशानी को बिना कहे समझ लेते थे। दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते थे। आज दोनों को ही सुकून महसूस हो रहा था, और सास ससुर भी बहुत खुश थे कि उन्होंने नीलू की पढ़ाई आगे करवाने का जो वचन दिया वह आज पूरा हो गया। वैसे तो ईश्वर सब कुछ ठीक ही रखे, लेकिन कल अगर कोई दुर्घटना घटती है तो कम से कम ये लड़की अपने पैरों पर खड़ी होने लायक तो बन जाएगी। तभी सुशीला देवी ने कहा, कैसी बातें करते हो जी आप? दोनों की अभी अभी नई शादी हुई है, 2 साल शादी को हुए, और तुम कैसी अपशकुनी बात कर रहे हो? सुशीला देवी के पति ने कहा, देखो सुशीला, समय बदल रहा है। समय के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। बच्चों की आगे की जिंदगी सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें सोचना होगा कि बच्चों को तो इतनी समझ होती नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह ही जेठानी कुसुम बच्चों को लेकर अपने मायके से वापस आ गई। वो घर में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। बच्चों से ही घर की रौनक होती है। बच्चों के आते ही घर में रौनक वापस आ गई। नीलू भी बहुत खुश थी कि चलो दोनों बच्चे वापस आ गए। नीलू को इन दोनों भाइयों को देखकर अपने भाइयों की याद आ जाती थी कि काश उसके दोनों भाई भी ऐसे ही परवरिश का हिस्सा होते, उन्हें भी कोई इतनी अच्छी बातें सिखाता और उनके भीतर सोच समझ की जो उनकी बुद्धि का विकास होता। नीलू जानती थी कि उसके दोनों भाई बहुत बिगड़ गए हैं। वो दोनों पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर रहे होंगे। पापा भी उन्हें मार पिटाई से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी माँ सरस्वती कितनी बार उनकी गलतियों को सुधारने के बजाय नजरअंदाज कर देती थी, क्योंकि माँ की छत्र छाया में बच्चे अक्सर जो उन्हें ज्ञान का भंडार मिल जाता है, माँ के कठोर अनुशासन में ही बच्चों का जीवन संवर जाता है। नीलू सोच रही थी, काश वह अपना कुछ और समय अपने भाई बहनों के साथ गुजार सकती तो कितना अच्छा होता। तभी राजेश ने कहा, मैडम, किसके ख्यालों में खोई हुई हो? तो नीलू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके। राजेश ने बहुत प्यार भरी नजरों से नीलू को देखा और कहा, बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि हम आपके ख्वाबों में आते हैं। ये सुनकर जो नीलू मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गई और जेठ जेठानी के पैर छूने के बाद चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। कुछ देर बाद चाय नाश्ता देकर नीलू घर के काम में लग गई। नीलू को पता था कि उसकी जेठानी जब भी बाहर से आती है तो थकान की वजह से उस दिन घर का काम नहीं करती, इसलिए नीलू ने घर का सारा काम खुद ही करना शुरू कर दिया। दोपहर में कुसुम ने भोजन के बाद नीलू और सासू माँ को सारा सामान दिखाया कि उसकी माँ और भाभी ने उसको कितना दिया है। सासू माँ के लिए बहुत सुंदर शॉल लेकर आई थी। एक सुंदर बनारसी साड़ी देते हुए बोली, यह माँ ने आपके लिए दी है। और ससुर जी के लिए सुंदर दुसला दिया। अपनी और दोनों बच्चों के कपड़े भी उसने दिए। खाए। सुशीला देवी वैसे तो इस लेन देन पर विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन जब कुसुम घर से कुछ सामान लेकर आती तो वह सदैव उसे बड़े प्यार से स्वीकार कर लेती थी, क्योंकि कुसुम को लेकर देन का व्यवहार अच्छा लगता था। इसलिए सुशीला देवी उसको कुछ नहीं कहती थी। कुसुम ने राजेश और नीलू के लिए भी कुछ उपहार दिए और कहा, भाई भाभी ने आप दोनों के लिए भेजा है। नीलू ने भी सासू माँ की तरफ देखा।
और सासू माँ ने आंखों से इशारा किया, ले लो। नीलू ने जेठानी के पैर छूकर जो उपहार ले लिए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। नीलू का रिजल्ट भी आ गया और वह बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई थी। साथ साथ पूरे कॉलेज में उसने पहला स्थान प्राप्त किया। नीलू के प्रथम आने पर परिवार के सभी सदस्यों ने उसे बधाई दी। नीलू सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही थी। आप सबके आशीर्वाद से ही मैंने ये सफलता प्राप्त की है। नीलू सबसे हाथ जोड़कर बोल रही थी। सुशीला देवी ने नीलू को गले से लगा लिया। आज उन्हें नीलू के ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। वे कहने लगी, मैं जानती थी मेरी नीलू कितनी मेहनत की है इसने इस सफलता को प्राप्त करने के लिए। बहुत मुश्किल होता है घर गृहस्थी के साथ अपने भविष्य को संभालना। तभी उसके जेठानी के बेटे ने, छोटे वाले बेटे ने राजेश के कमरे में जाकर कहा, चाचा जी जल्दी से नीचे चलो। पता है चाची ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, वह नंबर 1 आई है। राजेश ने अपने भतीजे को गोद में उठा लिया और उसके गालों पर प्यार से थपकी देते हुए कहा, बहुत बढ़िया खबर सुनाई है बेटा। राजेश ने अपने भतीजे से कहा, चलो चाची को बोलो, चाचा जी आपको बुला रहे हैं। अभी बहुत तेजी से भागते हुए नीचे आया और चाची को कहा, चाची जी आपको अपने कमरे में चाचा जी बुला रहे हैं। सभी बड़ों की मौजूदगी में अभिनय आकर जैसे ही यह बात कही, ये सुनकर नीलू थोड़ा शर्मा गई। तभी कुसुम ने कहा, देवरानी जी चले जाओ, खुशी का मौका है। शायद राजेश तुम्हें अलग से बधाई देना चाहता है। धीरे से सीढ़ियां चढ़ते हुए नीलू अपने कमरे में पहुंच गई। राजेश ने नीलू से कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। नीलू, मेरा फैसला बिल्कुल सही था। तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और तुमने कर दिखाया। तुम्हारी मेहनत आखिर रंग ले। नीलू ने कहा, मेरी मेहनत के साथ साथ तुम्हारा सहयोग बहुत जरूरी था और तुमने मुझे पूरा सहयोग दिया और घर परिवार का सहयोग भी मिलना जरूरी था। वह भी मुझे मिला तो सफलता तो मिलनी ही थी। राजेश ने कहा, नीलू प्लीज थोड़ी सी मेहनत और कर लो तो ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लोगी। नीलू ने कहा, जरूर करूंगी। ये सुनकर कुसुम फिर से चिढ़ी और जलन से अपने कमरे के अंदर चली गई, क्योंकि वह तो इसी बात का इंतजार कर रही थी। जल्द से जल्द की पढ़ाई पूरी हो जाए तो वह घर के काम में उसका हाथ बटाए। कुसुम केवल दिखावे के लिए ऊपर से खुशी जाहिर कर रही थी, लेकिन उसके मन में तो जलन ने अपना स्थान बना लिया था। वह तो जलन के मारे जल भुन रही थी। फिर से 2 वर्ष के लिए नीलू कॉलेज की पढ़ाई लिखाई के चक्कर में घर से बाहर निकल जाएगी और वह अकेले ही घर के काम किया करेगी। किसी ने ठीक कहा है, इंसान का स्वभाव नहीं बदलता, बाजार के भाव बदल जाते हैं। सारा परिवार नीलू की इस कामयाबी पर खुशी मना रहा था, लेकिन नीलू के भाग्य में कुछ और ही लिखा था, जिसका अब नीलू को आभास अभी महसूस नहीं हो रहा था। नीलू के घर में खुशियां मनाई जा रही थी। आस पड़ोस के लोग सुबह से छोटी बहू नीलू को बधाई देने आ रहे थे। जो लोग नीलू से थोड़ी बड़ी उम्र की बहुएं थी, वह नीलू को समझा रही थी कि नीलू, तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका भी मिला। अब तुम आगे की पढ़ाई को जो गंभीरता से लेना, तुमने इतनी मेहनत से इसे हासिल किया है। आगे की पढ़ाई जारी रखना, इतनी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। तभी कुसुम गुस्से में बोली, तुम लोग नीलू को यह उल्टी सीधी बातें मत सिखाओ। नीलू के विवाह को 2 साल हो चुके हैं। अगर आगे 2 साल और पढ़ाई करेगी तो बच्चे कब पैदा करेगी? सारी जिंदगी पढ़ाई करती रह जाएगी। इतनी पढ़ाई करने का शौक था तो अपने घर से पूरी करके आती। ये सुनकर सभी महिलाएं चुप हो गई। धीरे धीरे सब बधाई देकर जाने लगी। सुशीला देवी यह सुनकर सोच विचार में पड़ गई। कुसुम कड़वा बोल रही है, लेकिन सच्चाई तो यही है। उधर नीलू के मायके में बहुत हंगामा हो रहा था। उसका छोटा भाई फिर से फेल हो गया। दूसरा भाई बहुत कम अंकों से पास हुआ था। सरस्वती ने दोनों की ट्यूशन लगा रखी थी, इसके बावजूद एक फेल हो गया और बड़ी मुश्किल से 8वीं की बोर्ड की परीक्षा पास की थी दूसरे ने। लेकिन सरस्वती फिर भी खुश थी। चलो पास होकर 9वीं कक्षा में तो आ गया। सरस्वती ने सोच लिया,
इस बार वो शुरू से दोनों का ध्यान रखेगी। लेकिन शाम को जैसे श्याम बाबू आए, गुस्से में दोनों की जमकर पिटाक कर दी और दोनों को कहा, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो तुम दोनों को कहीं काम पर लग जाओ। फेल होने से अच्छा है कहीं काम कर कर कुछ हुनर सीख लो, जीवन में कुछ काम आएगा। पढ़ाई लिखाई करना तुम दोनों के बस की बात नहीं है। सरस्वती और दोनों बच्चे बहनें भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि उन्हें पता था ये दोनों पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते, सारा दिन आवारागर्दी करते हैं तो नंबर कहाँ से आएंगे। रूपा ने माँ से कहा, माँ आप क्यों रो रही है? आपकी गलती थोड़ी है, आप चिंता मत करो माँ, अब ये दोनों ठीक हो जाएंगे। दोनों की जमकर पिटाई हो गई ना, अब इनका ध्यान अच्छे से पढ़ाई में लगेगा। नीलू दीदी हमेशा डांट डपट कर रहती थी और इन दोनों को हर काम पर जो नजर रखती थी, ये दोनों सीधे रहते थे। लेकिन मम्मी आपने भी कहीं ना कहीं इन्हें छूट दे रखी थी, तभी तो ये दोनों भी हमसे नहीं डरते। बच्चों को समझाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप तो माँ थी तो आपका थोड़ा डर बना रहता, लेकिन आपने तो जो इन्हें ध्यान ही नहीं दिया। तो माता पिता की बातें जब बच्चे नहीं सुनते हैं तो गलती होने पर गलती मानते नहीं है, तो जीवन में बच्चे बहुत पछताते हैं। उधर नीलू की सास सुशीला देवी सोच रही थी, बच्चों को संभालना सच में आसान काम नहीं है। अगर बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते और अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते तो उनका आने वाला भविष्य अंधकार में हो जाता है। नीलू चाय लेकर आई, तब नीलू के पुकारने पर सुशीला देवी अपनी सोच विचार से बाहर आई और दोनों ने बातें करते करते चाय पी थी। तभी कुसुम भी आ गई और बोली, ये बढ़िया है, दोनों सास बहू अकेले अकेले चाय पी रही हैं, मुझे तो पूछा भी नहीं। तब नीलू ने कहा, भाभी आप बैठो, मैं आपके लिए भी चाय बनाकर लाती हूँ। कुसुम ने कहा, नहीं नहीं रहने दो, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तेरे जेठ जी के साथ पहले ही पी चुकी हूँ। सुशीला देवी मनी मन खुश हुई कि सुग्रा कुसुम का मूड बिल्कुल ठीक है, नहीं तो आजकल तो छोटी छोटी बातों पर ताना मारने से बाज नहीं आती और सुशीला देवी को संभालना जो बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी बड़ी बहू को। अगले दिन कुसुम के दोनों बच्चों की परीक्षा का परिणाम आ चुका था। वे स्कूल से आते वक्त मिठाई का डिब्बा भी साथ लेकर आई थी। तभी नीलू घर का काम करने के बाद राजेश के साथ अपने पियर जा रही थी। कुसुम ने पूछा, देवर जी हमारी देवरानी को कहाँ घुमाने लेकर जा रहे हो? राजेश ने कहा, भाभी बहुत दिनों से नीलू अपने मायके नहीं गई, तो वहीं मिलवाने जा रहा हूँ। कुसुम ने राजेश को दोनों बच्चों के अच्छे अंक आने के बारे में बताया। तभी राजेश और नीलू ने दोनों बच्चों को गले लगाकर बधाई दी। राजेश ने उन्हें कुछ पैसे भी दिए, दोनों इसकी चॉकलेट खा लेना। दोनों बच्चे खुशी से झूमते हुए अपनी दादी के पास चले गए। तभी कुसुम ने नीलू से पूछा, अरे तुम्हारे भाइयों की भी तो परीक्षा हुई है, उनका क्या हुआ? नीलू का चेहरा एकदम से उदास हो गया। ये देखकर राजेश ने कहा, भाभी वहीं जा रहे हैं, पता करने वापस आकर बताते हैं। और वो दोनों चले गए। अंदर आकर कुसुम ने अपनी सासू माँ से पूछा, कुछ हुआ है क्या? नीलू राजेश के साथ इतनी सुबह सुबह अपने मायके क्यों गई है? सुशीला देवी ने बात को टालते हुए कहा, आज बहुत खुशी का मौका है, मेरे दोनों पोते बहुत अच्छे अंकों से पास हुए हैं। पहले मैं मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करके आऊंगी, फिर आकर बात करूंगी। ये कहकर सुशीला देवी मंदिर के लिए निकल गई। सुशीला देवी जानती थी, घर गृहस्थी में बहुत सारी चीजों को पर्दा रखना पड़ता है। किसी की भी घर की बात ऐसे ही हल्के में नहीं बता सकते। सामने वाला उस बात को किस तरीके से सोचता और समझता है, इसको हमें पता नहीं होता, इसलिए सोच समझकर बात करना चाहिए। कुसुम का तो वैसे ही दिमाग गर्म है। सुशीला देवी उस वक्त घर में कोई मनमुटाव नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर कुसुम को उसके भाइयों के फेल होने की बात पता चल जाती तो वह नीलो को ताना मारे बना नहीं रहती और इस बात से घर में तनाव हो जाता। सुशीला देवी कुसुम को कोई मौका नहीं देना चाहती थी कि वह नीलू को नीचा दिखा सके। नीलू अपने घर पहुंची।
और अपने दोनों भाइयों का चेहरा देखकर उसकी आंखें भर आई। पापा ने उन दोनों की जमकर पिटाई की थी। नीलू ने अपने दोनों भाइयों को अपने गले से लगा लिया। नीलू के गले लगकर दोनों भाई भी फूट फूट कर रोने लगे। तभी रूपा ने कहा, अब क्यों आंसू बहाते हो? जब पढ़ने का समय था तो तुम लोग आवारागर्दी करने लगे हुए थे। अब तुम दोनों ने हम दोनों बहनों की कोई बात नहीं मानी। अब रोने से क्या फायदा? सरस्वती और श्याम बाबू नीलू और राजेश से मिलकर बहुत खुश हुए। सरस्वती ने उन्हें बैठने के लिए कहा। सरस्वती चाय बनाने के लिए रसोई में गई। तभी नीलू भी उठकर अपनी माँ के पास आ गई। सरस्वती अपनी गलती जानती थी, इसलिए वह नीलू से अपना मुंह छुपाए उधर उधर कामों में लगी थी। नीलू ने को अपने गले लगा लिया और कहा, मुझे सच पता है, तुम माँ हो, इसलिए तुम्हारा जो हृदय इतना कोमल है, तुम ममता बस अपनी बातें छुपाती रहती हो। लेकिन माँ, ये बिल्कुल गलत है। अभी आप उनकी छोटी छोटी गलतियाँ छुपा रही हो। कल जब वह बुरी संगति में फंस जाएंगे तो उनकी बड़ी बड़ी गलतियां छुपाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपकी इस छोटी सी गलती की सजा ये दोनों बच्चे जिंदगी भर उठाएंगे। नीलू ने माँ को समझाया, आप इनको समय समय पर डांट दिया करो, इन पर ध्यान दिया करो। देखो मेरी सासू माँ भी तो अपने दोनों पोतों को कितनी अच्छी परवरिश कर रही है। वह बच्चे भी तो इनकी तरह हैं। देखो कितने समझदार और पढ़ने में होशियार है। माँ बच्चों को वहाँ पर ही सब प्यार करते हैं, लेकिन समय पर डांट भी लगाते हैं। कुछ गलत करने पर उनकी गलती उन्हें प्यार से समझाते हैं। तभी नीलू की दोनों बहनें नीलू को अपने कमरे में लेकर आई। रूपार देवी ने बताया, नीलू दीदी, ये दोनों बिना बताए अपने दोस्तों के साथ सिनेमा देखने जाते हैं और खाने की चीजों पर को में बहुत पैसे खर्च करते हैं और वे सारे पैसे मम्मी इन्हें पापा से चोरी छिपे देती है। नीलू अब सारी बात समझ चुकी थी कि माँ की वजह से दोनों धीरे धीरे बिगड़ गए हैं। नीलू अपनी मम्मी को बहुत अच्छे से जानती थी कि वह इन दोनों को शुरू से ही बहुत ज्यादा प्यार करती है और माँ के लाड ने इनको इतना बिगाड़ दिया है। तभी सरस्वती ने पूछा, नीलू बेटी खाना तैयार है? राजेश जी से पूछ लो, खाना खाकर चले जाना। नीलू ने कहा, नहीं माँ, अभी हम नाश्ता करके आए हैं और थोड़ी देर बाद हमें वापस जाना है। दोपहर का खाना घर जाकर खाऊंगी। बहुत दिनों से आपसे मिली नहीं थी तो मिलने का दिल कर रहा था, इसलिए ऐसे ही चली आई। सरस्वती ने कहा, नीलू अच्छा किया तूने जो मिलने चली आई। बेटी ऐसे ही कभी कभी आ जाया करो। सरस्वती जी ने नीलू को जाते समय 2 सुंदर साड़ियाँ उपहार में दी। इतनी सुंदर साड़ियों को देखकर नीलू मना नहीं कर पाई। इतनी सुंदर कढ़ाई की गई साड़ियाँ देखकर दिल बहुत खुश हो गया नीलू का। जब देवी ने बताया कि ये दोनों उन्होंने मिलकर कढ़ाई करके अपनी दीदी के लिए बनाई है तो नीलू बहुत खुश हुई। नीलू ने कहा, अरे वह मेरी बहनें तो पढ़ाई के साथ साथ हाथ की कारीगर भी बन गई। कुछ ना कुछ हुनर सीख लेना बहुत अच्छा होता है और समाज में बहुत सम्मान पाता है हुनरमंद इंसान। नीलू अपनी बहनों से कहने लगी। अब राजेश और नीलू दोनों विदा लेकर अपने घर चले गए। जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठे, सुशीला देवी ने दोनों बहुओं को भी साथ खाना खाने के लिए कहा। सुशीला देवी को ये भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। वह खाना की वह खाना खिलाए और बाकी लोग बैठकर खाना खाएं। वह हमेशा इसी बात को कहती थी कि खाना मेज पर लगा दो और फिर सब साथ बैठकर खाना खाओ, क्योंकि सब लोग सिर्फ रात का खाना इकट्ठा खाते थे। सुबह तो सब समय भी जो कम होता है, सब अपनी भागदौड़ में लगे रहते हैं। वह सब अलग अलग खाकर जो जल्दी जल्दी अपने अपने काम पर चले जाते हैं और दोपहर में भी यही हाल होता है। बच्चे आएंगे तो वह अलग खाना खा रहे हैं। कुसुम और सुशीला देवी पहले खाना खा लेते हैं। सुशीला देवी ने घर में यह नियम बना दिया था, रात का खाना एक साथ बैठकर खाएंगे, जिससे दिन भर की सारी गतिविधियां एक दूसरे से बांट सके और सबका दिन कैसा गुजरा वह भी एक दूसरे के साथ मिलकर जो साझा कर सके। बच्चों को भी साथ में बैठाकर खाना खिलाने से वह किसी खाने पीने की चीजों में नखरे नहीं दिखाते। बड़े साथ बैठे होते हैं तो वो भी सभी चीजें बड़े चाव से खाते हैं। घर परिवार में बच्चों पर बड़ों का दबाव और प्रभाव दोनों होना बहुत जरूरी है। तभी कुसुम ने नीलू से पूछा, अरे नीलू, तुम्हारे भाई का रिजल्ट कैसा रहा?
पास हुए कि नहीं, इसी बात का डर सुशीला देवी को सुबह से लगा हुआ था और अंत में वही बात हो गई। नीलू ने बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं दीदी, दोनों भाई पास हो गए हैं, बस नंबर अच्छे नहीं आए। तभी कुसुम ने कहा, नंबर का गेम है सारा, अगर नंबर अच्छे होंगे तभी तो अच्छे कॉलेज में जाएंगे और तभी तो अच्छी डिग्री लेकर अच्छे पदों पर काम करेंगे। घिसे पिटे नंबर लेकर क्या फायदा? इससे तो अच्छा है दोनों ना ही पढ़े तो बढ़िया है। नीलू, इसे अच्छा तो पापा से बोलकर उन दोनों को कहीं काम पर लगवा दो। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो अच्छे से कमाना सीख जाएंगे, नहीं तो खुद भी भूखे मरेंगे और आने वाले समय में परिवार को भी भूखा रखेंगे। इतनी कड़वी बातें सुनकर नीलू का मन दुखी हो रहा था और वह सोच रही थी, काश उसके माता पिता भी उसके भाई बहनों और उसकी सास ससुर जैसा ध्यान देते तो कितना अच्छा होता। बच्चे तो कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, जैसे आकार में डालोगे वैसे ही ढल जाते हैं। तो बच्चे तो जो उन्हें जैसे संस्कार दिए जाएंगे, अगर उन्हें सही से अनुशासन में रहना सिखाएंगे तो आगे जाकर जरूर कामयाब होते हैं। नीलू को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन क्या कर सकती थी। सच तो यही था कि वे दोनों लापरवाही कर रहे थे। नीलू समझ गई, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को दोष देने से क्या फायदा। तभी राजेश ने कहा, भाभी, असल में बच्चों पर पूरा ध्यान नीलू ही देती थी। अब नीलू यहाँ आ गई तो बच्चे थोड़े लापरवाह हो गए हैं। आप चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे। बच्चे कई बार थोड़ी ढील मिलने से बिगड़ जाते हैं, लेकिन समझाने पर सुधर भी जाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन नीलू को तो कमरे में आने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। नीलू सोच रही थी कि कहीं कुसुम भाभी की बात सच ना हो जाए। इस वक्त उसके भाइयों की जो हालत चल रही है, उसे तो भविष्य में किसी अच्छी की उम्मीद नहीं की जा सकती। सोच विचार में डूबी हुई नीलू जैसे ही राजेश उसके पास आया और नीलू को सोच विचार से वह बाहर आ गई। राजेश ने कहा, नीलू, तुम इतनी चिंता मत करो, ये दोनों अभी बच्चे हैं, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। मैं खुद उन दोनों को समझा दूंगा और मैं पापा को बोलूंगा कि इनकी अच्छी जगह ट्यूशन लगा दें और खुद उनकी दिनचर्या बना कर दूंगा। बस तुम अपने पति का ध्यान रखो प्रिया, अभी तुम्हारा यही कर्तव्य है। ये सुनकर नीलू जो मुस्कुरा, सुबह हो चुकी थी। नीलू जो जल्दी उठ गई थी। रविवार का दिन था और राजेश भी जो उठ चुका था, लेकिन वह अभी बिस्तर पर लेटा हुआ था, क्योंकि ठंड का मौसम था। ठंड भी ज्यादा थी और रविवार का दिन था, सभी लेट उठते थे। नीलू अपने आप को बहुत सौभाग्यवती समझ रही थी कि उसकी पढ़ाई लिखाई और घर के काम के कारण उसे बहुत समय अब मिलता था। राजेश और उसका रिश्ता बहुत मजबूत था, दोनों ही एक दूसरे की परेशानी समझते थे। वैसे भी संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ मर्यादा और संयम से रहना ही उचित होता है। यही सारी बातें नीलू और राजेश बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए आपसी प्रेम और सूझबूझ से दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बना लिया था। तभी नीलू ने राजेश से पूछा, क्या समय हुआ है? राजेश ने हंसते हुए कहा, मैडम जी, बस सुबह के 8 बजे हैं। नीलू जल्दी से हड़बड़ा कर उठी। हे ईश्वर, पहले तो मैं कभी इतनी देर तक नहीं सोई हूँ, आज कैसे मैं सोती रह गई। तभी राजेश ने कहा, सुनो, देखो, घबराओ मत, अभी कोई भी नहीं उठाए। नीलू जल्दी से बाथरूम में घुस गई और नहाकर तैयार होकर नीचे चली गई। राजेश ने कहा, आज रविवार है, मैं तो अभी और सोऊंगा। देखा तो सच में सभी सो रहे थे, केवल माँ और बाबूजी जगे हुए थे। माँ शायद रसोई में बाबूजी के लिए चाय बना रही थी। नीलू रोज अपने सास ससुर के चरण छूती थी। नीलू ने कहा, माँ जी आप बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सुशीला देवी बाहर आंगन में आकर बैठ गई। बाबूजी ने अपनी चाय पी और घूमने के लिए चले गए। सुशीला देवी ने नीलू से पूछा, बहू अब आगे पढ़ाई करने का मन है या कुछ और करने का सोचा है? नीलू ने कहा, मम्मी जी सच कहूँ तो मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। सुशीला देवी हंस पड़ी, ठीक है बहू, कुछ दिन आराम करो और एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करो, नहीं तो 2 साल से भाग दौड़ भरी जिंदगी तुमने जी है।
अब सच में कुछ दिन शगुन से घर परिवार में भी गुजरनी चाहिए। सुशीला जी हंसते हुए बोली, तो आखिर जेठानी को भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। ये सुनकर नीलू भी हंस पड़ी। तभी कुसुम कमरे से बाहर आई और बोली, क्या बात है देवरानी जी, आज बहुत खिलखिलाकर हंस रही हो। क्या कोई खुशखबरी सुनाने वाली हो? अच्छा ही रहेगा जो समय से घर गृहस्थी बसाने में सफल रही, नहीं तो रोती रहना बाद में। नीलू और सुशीला देवी समझ गई कि 2 साल बाद ब्याह को हो गए और नीलू की गोद खाली थी। नीलू बिना कुछ बोले ही चुपचाप वहां से उठकर रसोई में चली गई। सुशीला देवी ने कुसुम को समझाना चाहा, लेकिन कुसुम ने खुद ही बोल दिया, बताओ मम्मी जी, मैंने क्या बुरा कह दिया? आजकल तो किसी को सलाह देना समझाना भी गुनाह हो गया है। सासू माँ के पास आकर बैठ गई और उसने नीलू को 1 कप चाय बनाने को बोल दिया। ऊपर से कमरे की लॉबी में खड़ा राजेश भाभी की सारी बातें सुन रहा था। कुसुम भाभी की बातें सुनकर राजेश को बहुत दुख हुआ कि भाभी ने नीलू के हृदय को इतनी बुरी तरह से दुखी कर दिया है। राजेश जल्दी से नीचे आया और रसोई में सीधे नीलू के पास चला गया। राजेश अपने बड़े भैया भाभी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए अपनी भाभी को कभी कुछ नहीं कहता था, क्योंकि सुशीला जी ने राजेश को समझा दिया था कि कुसुम का रूखा और कड़वा स्वभाव है। और बेटा, तुमने कहावत सुनी है, बाजार के भाव बदलते हैं, इंसान का स्वभाव नहीं बदलता। इसलिए अक्सर राजेश अपनी भाभी की कड़ी हुई बातों का जवाब नहीं देता था। राजेश ने नीलू को अपनी गले लगा लिया और धीरे से बोला, नीलू, तुम चिंता मत करो, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी देगा। तुम भाभी की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानो। कुसुम भाभी तो शुरू से ही कड़वा बोलती हैं, उनकी जुबान ही कड़वी है। ये सुनते ही नीलू राजेश से लिपटकर सुबकते हुए रोने लगी। सुशीला देवी बाहर खड़ी अपनी बहू और बेटे की सारी बातें सुन रही थी। सुशीला देवी ने रसोई में जाकर इस समय बात करना उचित नहीं समझा, लेकिन सुशीला देवी मन ही मन बहुत खुश थी कि नील और राजेश एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। दोनों एक दूसरे को मिलकर संभाल रहे हैं। सुशीला देवी उन दोनों की बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह उन दोनों को छोड़कर आंगन में आकर कुसुम के पास बैठ गई। तभी कुसुम ने पूछा, मम्मी जी, आपकी बहू रानी चाय बनाकर लाएगी या मुझे खुद ही जाकर बनानी पड़ेगी? मैंने तो सुना है देवरानी जेठानी की बहुत सेवा करती हैं। मुझे तो लगता है यहाँ तो हमारी देवरानी की सेवा करने के दिन आ रहे हैं। सुशीला देवी बोली, मैं अभी रसोई से आ रही हूँ, नीलू चाय बनाकर ला रही है। सुशीला देवी भी बहुत परेशान हो गई। समस्या काफी बड़ी थी। कैसे परिवार को संभाला जाए, कैसे कुसुम की कड़वी जुबान को काबू में किया जाए। पहले तो फिर भी नीलू कुसुम की कड़वी बातें सुनने से बच जाती थी, क्योंकि वह कॉलेज चली जाती थी, लेकिन अब तो सारा दिन घर पर ही रहती थी। सुशीला देवी अपने सोच विचार में पूरी तरह से गुमसुम होकर बैठी थी। तभी नीलू चाय लेकर आ गई और साथ में राजेश भी वहीं आकर बैठ गया और अपनी भाभी के साथ चाय पीने लगा। राजेश का बहुत मन कर रहा था कि अपनी भाभी से कहे कि वह अपनी कड़वी जुबान को छोड़कर थोड़ा उसे कम बोला करे, थोड़ा उसमें मीठी शहद घोले। थोड़ा कम बोलने से उनकी कड़वी जुबान शायद थोड़ी मीठी हो जाए। लेकिन राजेश चुपचाप चाय पीकर वहां से चला गया। लेकिन राजेश ने अपनी भाभी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि राजेश जानता था भाभी को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है और बात बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। घर में क्लेश ही बढ़ेगा। इससे अच्छा है वह शांत रहे और घर की शांति को बनाए रखे। राजेश के समझाने के बाद नीलू भी अब कुसुम भाभी की बातों का बुरा नहीं मानती थी और ना ही उनकी कड़वी बातों से अपना मन दुखी करती थी। घर के कामों में अपने आप को व्यस्त रखती। कुसुम तो वैसे भी शुरू से ही काम से बचती रहती थी, लेकिन नीलू सच्चाई जानते हुए भी चुप ही रहती थी। कोशिश करती थी कि सारा काम वह खुद कर ले, जिससे घर में क्लेश ही ना हो, जिससे कुसुम भाभी को कुछ कड़वा बोलने का मौका ही ना मिले। धीरे धीरे कुसुम ने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। नीलू के सीधे सरल सब का भरपूर फायदा उठा रही थी और सासू माँ ये सब भली भांति जान चुकी थी, लेकिन वह इसका हल शांति से निकालना चाहती थी।
इसलिए दोनों को कुछ नहीं कहती थी। शीला देवी ने चुपचाप नीलू और राजेश को अपना चेकअप करवाने के लिए बोला। राजेश ने मां को आश्वासन दिया कि वह जल्दी दोनों का मेडिकल चेकअप करवा लेगा। सुशीला देवी ने अपने बेटे को बड़े प्यार से समझाया, बेटा बात बहुत ही संवेदनशील होती जा रही है, हर किसी को नहीं बताई जाती। अगर तुम अपना इलाज करा रहे हो तो ये बात कुसुम को तो बिल्कुल नहीं बतानी है, नहीं तो वह नीलू को बोल बोल कर सुना कर परेशान कर देगी। सुशीला जी बोली, देखो बेटा, हम किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते, लेकिन परिवार में सभी को साथ लेकर चलना होता है। कुसुम जैसी भी है तो इस घर की बड़ी बहुई। राजेश ने माँ से कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी राजेश ने माँ से पूछा कि माँ, क्या नीलू की नौकरी जो नीलू नौकरी कर सकती है? क्योंकि माँ, घर में रहकर दिन भर कुसुम भाभी की कड़वी बातें ही उसका दिल दुखाती रहती हैं, और थोड़ा बच्चे ना होने के गम में भी शायद वो बाहर निकलने के बाद भूल जाए। ना ही भूले, लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए राहत तो उसे मिलेगी, कुछ समय के लिए तो वह इस दुख को भूल जाएगी। सुशीला देवी तुरंत बोली, क्यों नहीं कर सकती? अगर उसका मन है तो मैंने तो नौकरी करने के लिए कभी कुसुम को भी मना नहीं किया, तो नीलू को क्यों मना करूंगी? अगर नीलू नौकरी करना चाहती है तो शौक से करे। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना कोई बुरी बात नहीं है। सुशीला जी बोली, तेरे पापा को और मुझे कोई ऐतराज नहीं है बेटा। अगर कहीं ठीक ठाक अच्छी नौकरी मिलती है तो जरूर करनी चाहिए। समय बदल रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, और सबसे अच्छा मुझे लगेगा नीलू की पढ़ाई लिखाई उसके काम आई, जो उसने इतने मन से की है, और वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। सुशीला जी राजेश की बातों से बहुत खुश थी। उनका बेटा कितना समझदार हो गया है, लेकिन आज भी माँ से सलाह लेकर काम करता है। एक बड़ा बेटा है जो पहले पत्नी की सुनता है। बड़ा बेटा तो बड़ी बहू के आते ही बदल गया था, लेकिन शीला जी अभी भी खुश रहती थी। ईश्वर को धन्यवाद देती है कि वह कम से कम परिवार के साथ तो रहता है। अपने दोनों पोतों को वह अपने सामने बढ़ते हुए देखती है। उनका बचपना, उनकी खट्टी मीठी बातें और दादा दादी से उनका इतना प्यार, व्यवहार, इतना सम्मान, आदर मिलना, ये सारी बातें तो परिवार में खुशी लेकर आती है। और दादा दादी को अपने पोतों के संग रहने खेलने को मिल जाए तो बुजुर्गों का बुढ़ापा आसानी से कट जाता है। सुशीला जी को तो इतनी खुशी बहुत थी कि उनके बड़ा बेटा और बहू उनके साथ रहते हैं, और वह पति पत्नी अपने बुढ़ापे में अभी बेटे बहू और पोतों के साथ रह रहे हैं। जीने का आनंद तो पूरे परिवार के साथ ही होता है। राजेश ने नीलू को माँ से हुई सारी बातें बताई कि माँ ने उसे चुपचाप चेकअप करवाने के लिए बोला है। तुम बताओ नीलू, तुम्हारी क्या राय है? नीलू ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए कहा, माँ कह रही है तो ठीक ही है, तो हम कल दोनों साथ चलेंगे और चेकअप करवा कर आएंगे। राजेश ने कहा तो नीलू को ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। पता नहीं चेकअप के दौरान वह क्या पूछेंगे। चेकअप के नाम पर उसका दिल घबरा रहा था। वो खुद को बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। राजेश ने उसे जब थोड़ा असहज महसूस होते हुए देखा तो उसने नीलू को बताया कि सुनो, तुम बिल्कुल भी तनाव मत करो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, और तुम घबरा क्यों रही हो? सिंपल सा चेकअप है, और तुम्हारे साथ साथ मेरा भी तो हो रहा है, हो सकता है मुझ में ही कोई कमी। नीलू ने तुरंत राजेश को के होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, ईश्वर करे हम दोनों में से किसी में कोई कमी ना हो। नीलू ने राजेश से कहा, देखो कितनी अजीब बात है ना, लोगों को साधारणतः संतान कितनी आसानी से मिल जाती है, और एक महिला को माता का सुख कई बार कितनी आसानी से प्राप्त हो जाता है शादी के बाद, और वो जल्दी अपने पारिवारिक सदस्यों को नन्हे मेहमान के आने की खबर सुना देती है, और सब कुछ कितनी आसानी से हो जाता है। नीलू बोली, कुसुम भाभी कल बता रही थी, उन्होंने शादी के 1 साल भर में ही जो सासू माँ को पोते का मुंह दिखा दिया था, और एक मैं बेवकूफ आते ही पढ़ाई लिखाई में लग गई। राजेश ने हंसते हुए कहा, देखो ये तो भाभी बिल्कुल सही कह रही है, तुमने मुझे समय ही नहीं दिया, हम तो आपके प्यार का इंतजार ही करते रहते थे, कब हमें आपके करीब आने का अवसर प्राप्त हो।
लेकिन नीलू देवी जी अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती थी। ये सुनते ही नीलू राजेश को हैरानी से देखने लगी। नीलू को लगा शायद राजेश सच में शिकायत कर रहा है। अब तो नीलू को रोना आ रहा था। नीलू की आंखें नम हो गई। राजेश ने उसे अपने पास हाथ पकड़कर बिठाया और बोला, अरे नीलू, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो बात को दिल पर ले लिया। राजेश ने नीलू को समझाया, नीलू इतना नहीं सोचते हैं, इस पर सबको माता पिता बनने का सौभाग्य देते हैं, उस पर भरोसा रखना चाहिए। अभी से इतनी बेकार की बातें क्यों सोच रही हो सकता है हमें भी सब कुछ नॉर्मल तरीके से मिल जाए और जल्दी हम भी परिवार को खुशखबरी सुनाएं। तुम इस समय अच्छा सोचो और चुपचाप मेरे साथ चलो। नीलू बोली, अगर बच्चे नहीं भी होंगे तो मैं भी तो तुम्हें उतना ही प्यार करूंगा जितना आज करता हूँ, और नहीं होंगे तो रहने दो। मेरे प्यार में कोई अंतर नहीं आएगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना नीलू, मेरे लिए तुम पहले हो, बच्चे बाद में समझी। राजेश ने नीलू को समझाया तो वह कहने लगी, हम माँ को यही कहकर जाएंगे कि हम तुम्हारे मायके जा रहे हैं। अभी कुसुम भाभी को कुछ नहीं बताना है, तुम्हें उनका स्वभाव तो पता है। राजेश हंसते हुए कहने लगा, नीलू, तुम भी ना छोटे बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाती हो। राजेश ने नीचे आकर माँ को बताया कि आज दोनों नीलू के घर मिलने जा रहे हैं। सुशीला देवी अपने बेटे का इशारा समझ चुकी थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटा चले जाओ, बहुत दिनों से नीलू अपने घर नहीं गई है, मिलकर आएगी तो नीलू को भी अच्छा लगेगा। नीलू और राजेश अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए चले गए। अब नीलू और राजेश का मेडिकल चेकअप हो चुका था और वह वहाँ से जल्दी फ्री हो गए तो राजेश ने कहा, चलो नीलू, तुम्हारे घर चलते हैं, बहुत दिनों से मम्मी पापा से मुलाकात नहीं हुई है, आज मिलने चलते हैं। ये सुनकर नीलू बहुत खुश हो गई। नीलू को तो वैसे भी अपने माता पिता से बहुत लगाव था। एक शहर में रहने के कारण नीलू को अपने घर जाना वैसे भी अच्छा लगता था। सरस्वती अपनी बेटी और दामा को देखकर बहुत खुश हुई। दोनों बहनें तो भाग भाग कर गले लगते हुए बोली, दीदी आप तो हमें भूल ही गई हो। नीलू बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा काम ज्यादा होता है इसलिए नहीं आ पाती, लेकिन आज तुम्हारे जीजू ने कहा कि वह तुम्हारे घर चलते हैं तो मैं तो बहुत खुशी खुशी आ गई। देवी और रूपा ने कहा, वाह वाह, कुछ भी कहो दीदी, हमारे जीजू सच में बहुत अच्छे हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं, और देखो आपका भी कितना ध्यान रखते हैं। नीलू बोली, सच में कोई पुण्य के होंगे जो मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है, मैंने तो जरूर मोती दान किए थे। नीलू ने पूछा, जयवीरू की जोड़ी कहाँ गई? दोनों बहनों ने कुछ नहीं कहा। तभी सरस्वती और श्याम बाबू दोनों बैठक में बैठने को कहने लगे। राजेश ये सुनकर अपने ससुर जी के साथ बैठक में आकर बैठ गया, लेकिन नीलू अपनी बहनों के साथ वही बातें करती रही। श्याम बाबू ने जो राजेश बाबू से उनके माता पिता का हाल पूछने लगे, आपसी बातचीत करने लगे। सरस्वती ने पूछा, बेटी तुम्हारे घर परिवार में सब ठीक है और तुम्हारा आगे क्या करने का विचार है? सरस्वती फिर थोड़ा खींचते हुए बोली, पढ़ाई तो तुमने बहुत कर ली, अब तुम अपनी घर गृहस्थी पर थोड़ा ध्यान देना शुरू करो। तुम्हारे विवाह को 3रा साल लगने वाला है। बेटे अपने परिवार को आगे बढ़ाने का यही सब सही समय होता है। तुम्हारी जेठानी के बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए हैं क्योंकि सही समय पर बच्चों का जन्म हुआ। देखो तुम्हारी सासू माँ की देखरेख में दोनों बच्चों की परवरिश भी हो गई। नीलू, बड़े बुजुर्गों के साय में बच्चों अच्छे संस्कार और अच्छे विचार से जो सीखते हैं, तुम भी समय से अपने बच्चों को जन्म दोगी तो तुम्हारे बच्चों को भी सभी का प्यार मिलेगा। नीलू तो चुपचाप अपनी माँ की सारी बातें सुनती जा रही थी। बेचारी क्या करे, ससुराल और मायके में एक से सवालों का सामना कर रही थी। हम कैसे बताएं कि मैं तो बच्चा चाहती हूँ पर बच्चे हो ही नहीं रहे तो क्या करे। तो रही थी कि उसमें जो टेस्ट करवाया उसकी रिपोर्ट आते ही वह माँ को सारी बात बता देगी, शायद माँ कोई रास्ता दिखा दे। नीलू अपनी माँ से कभी कोई बात नहीं छिपाया करती थी, लेकिन आज वह माँ से बात करने में झिझक महसूस कर रही थी। लड़कियों में एक बार अपनी माता से खुलकर बात नहीं कर पाती हैं,
वैवाहिक रिश्ते ऐसे ही होते हैं। ऐसे विषयों पर कुछ लड़कियां सहज महसूस नहीं करती हैं। नीलू भी अपनी माँ मम्मी से अपने मन की बात कहने में जो डर रही थी, वह कैसे बताए। वो तो बच्चा चाहती है और बच्चा हो नहीं रहा। उसका वैवाहिक जीवन तो सुखी चल रहा है, लेकिन दोनों पति पत्नी संतान के लिए तरस रहे हैं। लेकिन कई बार आप माता पिता से ऐसी बातों पर विचार विमर्श करने में असहज महसूस करते हैं। अपने ही परिवार से बात करते हुए हमें झिझक महसूस होती है। आज वह स्थिति नीलू की हो रही थी। नीलू अपने मनोभावों को माँ के साथ साझा नहीं कर पा रही थी। सरस्वती ने नीलू को बताया कि रूपा के लिए एक रिश्ता आया है। लड़के का अपना व्यवसाय है। एक दुकान तो बड़े बाजार में है, दूसरी मेन मार्केट में है। लड़का इकलौता है, एक बहन है, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है। घर में सास, ससुर और बेटा रहते हैं। वैसे उनकी बहन विदेश में रहती है। नीलू बोली, माँ, फिर तो बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। सरस्वती ने कहा, नीलू, रिश्ता तो बहुत अच्छा आया है, घर परिवार भी अच्छा है, लेकिन एक परेशानी है। लड़का कम पढ़ा लिखा है। नीलू ने पूछा, माँ, ऐसा कितना कम पढ़ा लिखा है? सरस्वती बोली, लड़का 12वीं पास है, रूपा बीए कर रही है। तो पता नहीं वो लोग आगे बात बढ़ाना चाहे या नहीं, क्योंकि जब उन्हें पता चला लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो कोई जवाब नहीं आया। नीलू बोली, कोई बात नहीं माँ, वहाँ से जवाब आ जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे भी थोड़ा अटपटा लग रहा है। लड़का रूपा के मुकाबले कम पढ़ा लिखा है। अगर यह बात नहीं बनती है तो कोई दूसरा लड़का देखना जो पढ़ाई लिखाई में रूपा के बराबर तो हो। सरस्वती बोली, नीलू, वैसे लड़का बहुत सीधा साधा और समझदार है। अपने पिता का सारा काम वही संभालता है। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर रिश्ता होता है तो रूपा सुखी रहेगी। इस बात की गारंटी तो मैं भी दे सकती हूँ, क्योंकि सारा परिवार ही मुझे तो सीधा और संस्कारी लगा। लड़का कम पढ़ा लिखा है, बाकी कोई कमी नहीं है। मैंने तो लड़के की माँ को हाँ कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि घर में जाकर विचार करेंगे, उसके बाद जवाब देंगे, और बस उन्हीं के जवाब के इंतजार मैं कर रही हूँ। सरस्वती जी बोली, देखो, राजेश बाबू ने भी तो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी तुमसे शादी कर ली। उन्होंने तो तुम्हारे कम पढ़े लिखे होने पर ऐतराज नहीं किया, तो रूपा को भी लड़के के कम पढ़े लिखे होने पर ऐतराज नहीं करना चाहिए। नीलू गुस्से में बोली, माँ, मेरी बात अलग है, और मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी थी जो मुझे ऐसा ससुराल मिला जहाँ मुझे आगे पढ़ने की इजाजत मिल गई। नहीं तो आप लोगों ने तो बीच में ही मेरी पढ़ाई बंद करने का पूरा इंतजाम कर दिया था। ये तो शुक्र है मेरी सास ससुर दोनों समय समझदार थे। दोनों ने मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। और माँ, दूसरी बात यह है, मेरी पढ़ने की चाहत थी। मेरे पति ने मुझे पढ़ा लिखा कर अपने काबिल बना लिया और अपने बराबर का हक दे दिया। पता नहीं रूपा के लिए जो लड़का देखा है वह आगे पढ़ना चाहता है कि नहीं, कभी किसी बात पर। अगर रूपा उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करेगी तो वो ये कहकर चुप करा देगा कि तुम तो ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो ज्यादा इतराती हो। अगर भविष्य में आपस में पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई बात होगी तो दोनों में बहस हो जाया करेगी और रूपात को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि रिश्ता बराबर वालों में ही करना चाहिए। सरस्वती समझ गई। नीलू को थोड़ा नाराज देखकर बड़े शांत भाव से बोली, देखो नीलू, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? अब तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो। ये सुनकर नीलू शांत हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद सरस्वती ने कहा, नीलू, एक बात और अच्छी है, उनके यहाँ से कोई दहेज की मांग नहीं है। हमारी रूपा को तो वे लोग साधारण तरीके से ब्याह कर ले जाने को भी तैयार हैं। सरस्वती हंसते हुए बोली, लड़का तो रूपा को देखकर दीवाना हो रहा था। साफ देख रहा था कि लड़के को लड़की पसंद है, लेकिन जैसे ही पता चला कि रूपा बीए कर रही है तो वो तुम्हारे पापा से सोच विचार का समय मांगकर वापस चले गए कि घर जाकर सबको सलाह मशवरे के बाद जो जवाब देंगे। नीलू ने कहा, माँ, आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि वे लोग घर पर रूपा को देखने आ चुके हैं।
क्या आपने मुझे बुलाना भी जरूरी नहीं समझा? सरस्वती बोली, नीलू, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। रूपा के रिश्ते की बात पक्की नहीं हुई थी। कच्ची बात तेरी ससुराल में कैसे बताऊं? कल कुछ बात नहीं बनी तो अच्छा नहीं लगता ना? नीलू बेटा, दुनियादारी सब कुछ सोचना पड़ता है। समाज को देखकर ही हम चलते हैं। लड़की की रिश्तों की बात पक्की होने के बाद ही बताई जाती है। नीलू अब बात की गंभीरता को समझ चुकी थी। हमारे समाज में लड़कियों की शादी विवाह की बात बहुत सोच समझ करनी पड़ती है। अगर किसी कारण बेटी का रिश्ता नहीं हुआ तो समाज उसे अच्छा नहीं मानता। चाय पीते हुए श्याम बाबू ने भी सारी बातें राजेश को बता रहे थे। राजेश ने कहा, पापा जी, अगर लड़के का स्वभाव अच्छा है और उसने रोजी रोटी कमाने का उसके पास अच्छा जरिया बना लिया है तो मेरे ख्याल से रिश्ता अच्छा है। इंसान का अच्छा स्वभाव जीवन भर काम आता है। पापा जी, पैसा तो कमाया हुआ जा सकता है लेकिन अच्छा स्वभाव नहीं। श्याम बाबू बोले, राजेश बेटा, तुम बात तो सही कह रहे हो। देखते हैं बेटा। अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगर उन्हें हमारी रूपा पसंद आ गई तो मैं तुरंत हाँ कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। पैसे तो कमाए जा सकते हैं लेकिन अच्छा स्वभाव नहीं कमाया जा सकता। लड़के का व्यवहार सच में बहुत अच्छा है। सरल सहज भाव से बातें कर रहा था। श्याम बाबू ने बताया कि राजेश, मुझे तो हैरानी इस बात की है कि वो खुद ही रिश्ता लेकर आए थे, खुद ही समय मांग कर चले गए। अभी हम लोग उन्हीं के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि जवाब आ जाए, उसके बाद ही तुम्हारे यहाँ बताया जाए। राजेश बोला, पापा जी, मुझे पता है शादी विवाह की बातें पक्की होने पर ही बताना सही होता है। पहले बात पक्की हो जाए तभी बताना चाहिए। श्याम बाबू राजेश की सूझबूझ से बहुत खुश हुए थे। नीलू के दोनों भाई अभी तक घर नहीं आए थे और नीलू के वापस जाने का समय हो गया था। नीलू ने जाते वक्त कहा, माँ, दोनों का ध्यान रखो। जब वह घर आए तो मेरी फोन पर बात करवाना। सरस्वती ने कहा, ठीक है, आएंगे तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। नीलू और राजेश घर वापस आ गए थे। राजेश ने माँ को सारी बातें चुपके से बता दी। नीलू अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई थी। वापस आकर अपनी जेठानी के साथ काम में हाथ बटाने लगी। दोपहर का खाना तैयार था, बस रोटी बनाना बाकी। सुशीला देवी ने अंदर आकर कहा, तुम्हारे पापा आ गए हैं, खाना लगा दो। अनिरुद्ध और अविनाश भी दोनों स्कूल से आ गए हैं। नीलू ने फटाफट रोटी बना दी और सभी को खाना खिलाने के बाद दोनों बहुओं ने साथ बैठकर खाना खाया। कुसुम नीलू से पूछने की कोशिश कर रही थी कि अचानक कहाँ गई थी, लेकिन नीलू जल्दी से खाना खाकर रसोई साफ करने के लिए चली गई। सुशीला देवी तो खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने चली गई। बाबूजी कुछ देर टहलने के लिए बाहर चले गए। कुसुम और नीलू रसोई का काम करने लगी। तभी कुसुम ने फिर पूछा, तुम्हारे घर में सब ठीक है? नीलू ने कहा, हाँ भाभी, सब ठीक है। कुसुम ने अंदाजा लगाते हुए पूछा, तुम्हारी बहन के लिए कोई रिश्ता आया है क्या? अब तो वह शादी के लायक हो गई होगी। खैर, शादी के लायक तो दोनों बहनें हो गई हैं। शादी ब्याह करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसे भी तो होने चाहिए, आजकल तो दान दे के लिए लड़की वाले मुंह फाड़कर दहेज मांगते हैं। नीलू ने कहा, हाँ भाभी, ब्याह लायक तो हो गई है, लेकिन कोई राजेश जैसा अच्छा लड़का मिले तो माँ झट से रूपा को विदा कर देगी, क्योंकि मेरे पिता के पास तो दान दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं है। वह तो बारात की अच्छी आबो भगत और सत्कार कर सकते हैं और अपनी सर्वगुण संपन्न लड़की दे सकते हैं। दान दहेज में मैं और मेरे पिताजी दोनों विश्वास नहीं करते। कुसुम बोली, देवरानी जी, सही कहा तुमने। हमारे देवर तो देवता समान आदमी थे, जो तुम्हें बिना दहेज दिए ही घर ले आए। यकीन मानो, अब जमाना बदल गया है। बिना दहेज के कोई लड़की नहीं ब्याही जाती। तुम्हें क्या लग रहा है सारी दुनिया राजेश जैसी है? दुनिया में हर तरह के लोग हैं और दुनिया में हर तरह के रीति रिवाज चलते हैं, चाहे उन पर किसी की पाबंदियां लग जाएं। कुसुम बोली, मेरे देवर जी तो लाखों में एक है नीलू, तभी तो बिना दहेज शादी को तैयार हो गए थे।
नहीं तो देवर जी के लिए रिश्तों की लाइन लगी थी। मैंने तो अपनी मौसी की लड़की का इतना अच्छा रिश्ता बताया था, लेकिन सासू जी की नाक नीचे नहीं आया। नहीं तो घर के बाहर कार खड़ी होती, सासू माँ को और मुझे भी सोने से पीला कर देते। लड़की में कोई खराबी नहीं थी, पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी। कुसुम थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली, अच्छे, बहुत अच्छे घर परिवार में मेरी बहन का ब्याह हुआ है। तुम्हारे साथ ब्याह उसका भी था। चांद सा सुंदर लड्डू गोपाल सासू माँ की गोद में साल भर में डाल दिया। कुसुम भाभी की बातें सुनकर नीलू का मन परेशान हो गया। अब तो उसे रिपोर्ट की बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी। पता नहीं क्या आएगा उसकी मेडिकल रिपोर्ट में। ईश्वर करे सब अच्छा ही हो। कुसुम ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर तुम्हें बच्चा होने में कोई परेशानी हो रही है तो मुझे बता देना। मेरे मामा का बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर, उनसे इलाज कराने के बाद तो बहुत सारे विवाहित लोगों की जिंदगी में नन्हे मुन्नों की किलकारियां गूंज गई है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बता देना। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, दुश्मन नहीं। ये कहकर कुसुम अपने कमरे में चली गई। कुसुम के जाने के बाद नीलू ने राहत की सांस ली और एक गिलास पानी पीने के बाद अपने कमरे में आकर लेट गई। नीलू अपने कमरे में लेटे लेटे सोच रही थी और कुसुम भाभी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। अगर कोई कमी उसके अंदर निकली तो क्या होगा? क्या उसे कुसुम भाभी के भाई के यहाँ अपना चेकअप करवाना चाहिए? फिर उसके दिमाग में आता, शायद उसकी रिपोर्ट में कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल जाए कि हम दोनों पति पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हैं, हम दोनों के अंदर कोई कमी नहीं है और जल्दी हमें बच्चे का मुंह देखने को मिल जाए। नीलू मन ही मन घबराहट महसूस कर रही थी। नीलू को पता था समाज में उन औरतों की क्या दशा होती है जिनके बच्चे नहीं होते हैं। उन महिलाओं को कितने बुरे नामों से पुकारा जाता है। मुंह पर ना बोले लेकिन पीठ के पीछे तो उन्हें बांझ कहा जाता है। ये सोचकर ही नीलू की आंखें भर आई। बच्चों के बिना जीवन निरर्थक लगने लगता है। घर में एक अजीब सा सोनापन आ जाता है और सारा दोष औरत के हिस्से में आ जाता है। समाज में कोई भी पुरुष को दोष नहीं देता, सारा दुख और दोष नारी को सहन करना पड़ता है। नीलू ने तो अपनी ताई जी को एक बार माँ से बात करते हुए सुना था। गांव में किसी महिला के बच्चे नहीं हुए थे तो उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। इतने उल्टे सीधे विचार नीलू दिमाग में घूम रहे थे कि उसे फोन की घंटी सुनाई नहीं दे रही थी। राजेश अंदर आया तो उसने फोन उठाया, नीलू को जोर से आवाज देकर बताया कि नीलू किन ख्यालों में खोई हो। फोन की घंटी कितनी देर से बज रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? राजेश ने पूछा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? राजेश की आवाज सुनकर नीलू अपने ख्यालों से बाहर निकली और हड़बड़ाहट में पूछा, किसका फोन आया है? राजेश ने बताया, तुम्हारे घर से फोन आया है, तुम्हारे भाई बात करना चाह रहे हैं। नीलू ने जल्दी से उठकर फोन हाथ में लिया और बात करने लगी। अपनी उलझन में वो बुरी तरह फंसी हुई थी, इसलिए उसका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर नीलू ने फोन पर बात करनी शुरू की। दोनों भाई डरे और सहमे हुए थे और कहने लगे, दीदी नमस्ते, और दोनों ही चुप हो गए। नीलू ने भी उनकी जमकर क्लास लगाई, खूब डांटा, उन्हें समझाया कि अगर दोबारा तुम लोगों ने पढ़ के अलावा कोई फालतू काम किया तो मैं सच में तुम दोनों की बहुत पिटाई करूंगी। तुम्हें पता है ना मुझे कितना गुस्सा आता है और कितना बुरा गुस्सा आता है। अगर मैंने तुम्हारा दोबारा सिनेमा हॉल के आसपास भी तुम्हें देख लिया तो तुम दोनों को वहीं से मारते हुए घर लेकर आऊंगी। तुम दोनों ने झूठ बोलकर घर से बाहर रहना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो उसे बंद करो और अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दो। दोनों भाई चुपचाप नीलू की बातें सुन रहे थे। दोनों ने नीलू से वादा किया कि दीदी हम सच में पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, आप हमें इस बार माफ कर दो। नीलू ने कहा, अगर अब कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा तो बाद में तुम्हारी ठुकाई करेंगे, पहले तुम्हारी खबर मैं लूंगी और तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बिना पढ़ाई लिखाई के ना तो अच्छी नौकरी मिलती है और ना तुम्हारे अच्छे घरों से रिश्ते होंगे। नीलू ने हरी को समझाते हुए कहा, हरी तुम बड़े भाई हो, अगर गलत रास्ते पर चलोगे तो छोटा भाई तो उसी रास्ते पर चलेगा।
और तुम दोनों अगर गलत रास्ते पर जाओगे तो मम्मी पापा का जीवन तो जीते जी नरक बन जाएगा। बुढ़ापे में कौन उनकी देखभाल करेगा? अगर तुम लायक नहीं निकलोगे तो कैसे संभालोगे घर परिवार? हरी, तुम बड़े हो, समझदार हो, कुछ तो ध्यान दो। इधर देखो, मेरी जेठानी के 2 बच्चे तुम्हारी उम्र के ही हैं। दोनों पढ़ने में कितने होशियार हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं। वो भी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और 2 जैसे वह देते हैं। उन्हें देखकर ही कुछ सीख लो। नीलू ने हरी से कहा, अगर तुमने अब दोबारा ताश के पत्तों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। और यह सुनकर हरी चुप हो गया। किशन बोला, दीदी, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा और मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। ये सुनकर नीलू ने फोन रख दिया। जैसे ही नीलू पीछे मुड़ी, राजेश से टकरा गई। ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी बुरी तरह से डराती हो बच्चों को। तुम्हें इतना गुस्सा आता है। मैंने तो तुम्हारा गुस्सा आज पहली बार देखा है। राजेश ने बोला, नीलू, वे दोनों छोटे हैं, सुधर जाएंगे। इतनी चिंता मत किया करो, अभी बच्चे हैं। नीलू बोली, बच्चे तो अनिरुद्ध और अविनाश भी हैं, लेकिन देखो दोनों कितने अच्छे हैं। मेरे भाई भी इन्हीं की उम्र के हैं, लेकिन दोनों कितने बिगड़ गए हैं। अगर उन्हें अभी नहीं संभालेंगे तो क्या ये हाथ से नहीं निकल जाएंगे? एक दिन कोई बड़ा कारनामा करके सारा परिवार का नाम डुबो देंगे, इसलिए मैंने उन्हें इतना डांटा है। नीलू बोली, आपको नहीं पता, बहुत बिगड़ गए हैं। माँ को बिना बताए ये दोनों सिनेमा देखने चले गए थे। मुझे तो रूपा और देवी ने बताया, और हरी तो चोरी छिपे ना जाने क्या क्या करता रहता है, जो घर परिवार को पता ही नहीं है। पापा को तो पता भी नहीं है, और पता चला तो वो तो एक ही काम करते हैं, बस उनकी जमकर पिटाई। पापा ने कभी प्यार से उन दोनों को समझाया ही नहीं, और इसलिए मैंने दोनों को इतनी डांट लगाई है। राजेश बोला, सच्चाई तो यही है, घर में बड़ों का होना जरूरी है। देखो यहाँ माँ अपने दोनों पोतों का कितना ख्याल रखती है, हर अच्छी बुरी आदत का उन्हें ज्ञान देती है। वे दोनों भाई भी दादी से डरते हैं और उनकी बात को मान भी लेते हैं। ये तो मेरी मम्मी की परवरिश है कि अनिरुद्ध और अविनाश दोनों इतने लायक निकले। कुसुम भाभी की तो परवाह भी नहीं करते हैं, लेकिन दादी की एक आवाज पर दौड़े चले आते हैं। राजेश कहने लगा, अगर ये दोनों अभी से बिना बताए सिने देखने जाते हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। पता नहीं वहाँ ये दोनों कौन सी फिल्म देखकर आते हैं। नीलू कहने लगी, ये तो सच में चिंता का विषय है, और सबसे बुरी बात इतनी छोटी उम्र में माता पिता से झूठ बोलना। बच्चों को एक बार झूठ बोलने की आदत पड़ जाए तो फिर यह आदत छूटती नहीं है। धीरे धीरे ये बुरी आदत उनके खून में मिल जाती है, फिर चाहकर भी वे इस आदत को कभी नहीं बदल पाते। नीलू बोली, तभी तो इतनी परेशान हो रही हो। तभी नीलू को एहसास हुआ कि खिड़की के पास कोई खड़ा है। नीलू ने राजेश को इशारा किया कि कोई खिड़की के पास आकर उनकी बातें सुन रहा है। राजेश ने कहा, अरे कोई नहीं है, तुम्हें बहम हो रहा है। लेकिन नीलू बात करते करते खिड़की के पास जाने के लिए नीलू जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, तभी उसके हाथों से मेज पर रखा पानी का गिलास नीचे गिर गया और अचानक नीलू का पैर फिसलने से वह बुरी तरह गिर गई। राजेश ने भागकर नीलू को डालने की कोशिश की, लेकिन बहते पानी पर राजेश की नजर नहीं गई। इसी कारण राजेश का पैर भी फिसल गया और वह भी फिसलने के कारण गिर पड़ा। नीलू राजेश को देखकर हंसते हुए बोली, मुझे संभालने के चक्कर में खुद ही फिसल गए। दोनों की हंसी बंद नहीं हो रही थी, लेकिन राजेश संभालते हुए खुद उठा। लेकिन जैसे ही नीलू उठने की कोशिश करने लगी, वह दोबारा गिर गई। राजेश ने उसे सहारा देकर उठाया, लेकिन नीलू अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी कि दोबारा गिरते गिरते बची, तो राजेश ने उसे अपन पकड़ लिया और संभाल लिया और उसे पलंग पर बैठा दिया। राजेश ने पैर को देखकर कहा, मैडम आपके पैर में तो मोच आ गई है, अब कुछ दिन आराम करो। नीलू ने कहा, क्या सच में तभी इतना दर्द हो रहा है? नीलू ने फिर से कोशिश की, लेकिन फिर से वो नहीं खड़ी हो पा रही थी और इस कारण जो वो पलंग पर गिर पड़ी। राजेश ने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए नीलू को कहा, मैडम क्या करने का इरादा है? नीलू बोली, आपको मजाक सूझ रहा है या मेरे पैर में दर्द हो रहा है? पहले मेरे पैर में आयोडेक्स लगा दो।
उससे मुझे आराम मिल जाएगा। तो वो नीलू कहने लगी, हे भगवान, घर में सब पूछेंगे कि कैसे गिर गई, मैं तो क्या बताऊंगी। माँ भी कहेगी कि देखकर नहीं चल सकती थी, कहाँ ध्यान रहता है तेरा। नीलू बस बुदबुदाते हुए बोले जा रही थी। राजेश ने कहा, बोल देना पति देव की बाहों को छोड़कर। जासूसी करने जा रही थी और गिर गई। राजेश जोर जोर से हंसने लगा। दोनों की हंसने की आवाज बाहर तक आ रही थी। तभी कुसुम अंदर आ गई और बोली, किसकी जासूसी करने जा रही थी। नीलू और राजेश दोनों चुप हो गए। राजेश ने बात को संभालते हुए कहा, भाभी। नीलू के हाथ में पानी का गिलास गिर गया और वह फिसल कर गिर पड़ी। लगता है इसके पैर में मोच आ गई है, तभी इतना दर्द हो रहा है। कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर जी, पहले कमीज बदल लीजिए। ये सुनकर नीलू और राजेश दोनों ही शर्मा गए। कुसुम अपने कमरे से आयुडेक्स लेकर आई और नीलू के पैर पर लगाने लगी। नीलू बोली, अरे आप हमसे बड़ी हैं, आप हमारे पैरों को हाथ मत लगाओ। भाभी, मैं खुद लगा लेती हूँ। तभी राजेश बोला, अरे भाभी मुझे दीजिए। राजेश ने अपनी भाभी के हाथ से आयोडेक्स लेकर नीलू के पैर पर बड़े प्यार से लगाने लगा। ये देखकर कुसुम कमरे से बाहर चली गई। नीलू उदास होकर बोली, ओ कुसुम भाभी, मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। राजेश मुंह बनाते हुए बोला, कुसुम भाभी सोच रही होंगी, देवरानी के पैर में मौज तो लगवा दी, अब तुम आराम करो और अब घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। ये सुनकर नीलू हंसने लगी। नीलू को मुस्कुराते हुए देखकर राजेश नीलू के पास बैठ गया और बोला, प्लीज नीलू, सच में तुम आराम करो। मैं तो भूल गया तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम उठकर कहीं नहीं जा सकती हो, किसी के सहारे की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए मैं 2 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। नीलू बोली, आज शनिवार है और कल इतवार है, 2 दिन छुट्टी है। और वह कहने लगा, अरे वाह, ये तो ठीक हो गया, मेरी 2 दिन की छुट्टी है और दोनों दिन तुम्हारे पास फुर्सत से मुझे मिल जाएंगे। अब तुम्हारे साथ में सारा दिन बहुत सारी बातें करूँगा और सबसे अच्छी बात, तुम मुझे छोड़कर भाग भी नहीं सकती। ये सुनकर नीलू बोली, सच में अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाना भी नहीं, मैं भी 2 दिन बड़े फुर्सत से तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। ये सुनकर जो राजेश और नीलू दोनों हंसने लगे। अगले दिन नीलू के मम्मी पापा शाम को नीलू के घर मिलने आए। सुशीला देवी दरवाजा खोलने गई। देखा तो सामने नीलू के मम्मी पापा खड़े थे। सुशीला देवी उन्हें आदर के साथ अंदर लेकर आई और नीलू को आवाज लगाई, नीलू बहू, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। ये सुनकर नीलू जल्दी से नीचे आई और मम्मी पापा को नमस्ते कहते हुए गले मिलने लगी। घर परिवार का हालचाल पूछने लगी। हरी और किशन के बारे में भी पूछा। दोनों अब ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। सरस्वती ने कहा, हाँ नील, दोनों कर तो रहे हैं, बाकी किशन में बहुत सुधार हो गया है, वह हरी के साथ बाहर कम जाने लगा है। नीलू ने कहा, मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुशीला देवी काफी समझदार महिला थी, इसलिए उठकर चली गई, ये कहकर कि मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। बहू, तुम अपने मम्मी पापा से बैठकर बातचीत करो। सुशीला देवी जानती थी बेटियां अपने माता पिता से मिलकर कितनी खुश होती हैं। सरस्वती देवी और श्याम बाबू को सुशीला जी की यह बात बहुत अच्छी लगती थी। वे हमेशा नीलू से एकांत में बात करने का अवसर देती थी, जिससे नीलू अपने मम्मी पापा से अपने मन की बात कह सके और अपने भाई बहनों का हालचाल जान सके। सुशीला जी का यही स्वभाव श्याम बाबू को बहुत अच्छा लगता था। थोड़ी देर शीला जो सुशीला जी वापस आई और नीलू से बोली, नीलू बहू, मैंने चाय नाश्ता बना दिया, तुम लेकर आओ और बहू कुसुम को भी बुला लेना, वह भी तुम्हारे मम्मी पापा से मिल लेगी। श्याम बाबू ने पूछा कि राजा बाबू ऑफिस से नहीं आए क्या? अभी सुशीला जी ने बताया, नहीं भाई साहब, आजकल देरी से आता है, आजकल उसके दफ्तर में काम बढ़ गया है। श्याम बाबू बोले, कोई बात नहीं बहन जी, हम तो उसको एक खुशखबरी सुनाने आए थे। सुशीला ने कहा, बताइए फिर चुप क्यों है, सुनाइए ना खुशखबरी। श्याम बाबू बोले, मेरी बेटी रूपा का रिश्ता तय हो गया। सुशीला देवी ने बधाइयाँ दी
और पूछा कब की शादी तय हुई है। सरस्वती देवी बोली अभी तो सिर्फ रिश्ता तय किया है, शादी की तारीख नहीं निकलवाई है। हम तो मिठाई देने आपको आ गए। और नीलू को भी खुशखबरी देनी थी कि उसकी बहन का रिश्ता तय हो गया है। नीलू और कुसुम दोनों साथ साथ आई, चाय नाश्ता रखकर वहीं बैठ गई। सरस्वती अपनी बेटी को अपने घर परिवार में सुखी देखकर बहुत खुश थी। नीलू ने पूछा, मम्मी क्या सोच रहे हो? सरस्वती बोली, कुछ नहीं बेटा। सरस्वती ने बताया, नीलू तुम्हारी बहन का रिश्ता हो गया है, तुम दोनों बहनों को रूपा की शादी में आना है। कुसुम ने निमंत्रण के लिए शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद कहा। ये सुनकर नीलू तो बहुत खुश हो गई और मम्मी पापा को बधाइयां दी। जो मिठाइयां श्याम बाबू लेकर आए थे उसी से सबका मुंह मीठा करा दिया। लेकिन कुसुम का मूड यहाँ सुनकर थोड़ा खराब हो गया। कल ही तो उसने नीलू को ताना मारा था, तुम्हारी बहन रूपा की उम्र हो गई है, उसकी शादी कब करोगे? और 2 दिन बाद ही उसका रिश्ता हो गया। कुसुम बहू को हैरानी हो रही थी और जलन भी हो रही थी। नीलू अपनी बहन रूपा के लिए बहुत खुश थी, बस उसे एक अफसोस हो रहा था कि लड़का कम पढ़ा लिखा है। जब शाम को राजेश आया तो नीलू ने उसे भी बताया, रूपा का रिश्ता तय हो गया है। राजेश बोला, उसी लड़के से तय हुआ है जो रूपा को घर देखने आए थे। नीलू बोली, हाँ उसी लड़के से तय हुआ है। लड़का तो अच्छा है, अपना छोटा सा बिजनेस है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं वह रूपा से कितना कम पढ़ा लिखा है। राजेश ने कहा, लेकिन लड़का मेहनती है, और तुम ही बताओ, पढ़ लिख कर भी अपना व्यवसाय नौकरी ही करनी होती है। राजेश बोला तो नीलू कहने लगी, तुम बेवजह की चिंता कर रही हो। नीलू चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। मैडम शादी के जश्न में शामिल होने की तैयारी करो। राजेश ने नीलू को बताया कि एक और खुशखबरी है। नीलू ने पूछा, क्या? राजेश बोला, हम दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, दोनों में से किसी को कोई कमी नहीं है, हम दोनों स्वस्थ हैं। राजेश ने हौसला देते हुए कहा, ईश्वर की कृपा से हमारे यहाँ भी जल्दी संतान का सुख प्राप्त होगा। तुम अभी किसी को कुछ मत कहना, डॉक्टर ने उम्मीद जताई है। आप दोनों बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल स्वस्थ हो। ये सुनकर नीलू को थोड़ी तसल्ली हो गई। आज रविवार का दिन था। दोपहर में नीलू आंगन में बैठकर गेहूं साफ कर रही थी। कुसुम भी हुई बैठी कपड़े धो रही थी। कपड़े धोते धोते बात करने लगी, देवरानी जी तुम्हारी बहन की तो किस्मत खुल गई। बताओ, ननंद रानी विदेश में रहती है, कम से कम एक बार तो अपनी भाभी को विदेश में बुलाएगी अपने घर। ओ ईश्वर भी कैसे कैसे लोगों के किस्मत में विदेश जाने के लिए लिख देते हैं। सही कहा है किसी ने, कब किसका वक्त बदल जाए। सब तकदीर की बातें हैं। रूपा ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसका इतने अच्छे घर में रिश्ता तय होगा। मम्मी और पापा, इकलौता बेटा, एक ननंद, वो भी विदेश में रहती है। रूपा की तो किस्मत खुल गई। नीलू को कुसुम की बातों में जलने की बू आ रही थी। नीलू को कुसुम की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वह समझ गई। पापा जब लड़के के परिवार के बारे में बता रहे तो कुसुम ने उनसे बातों ही बातों में सारी जानकारी लेनी चाहिए थी, और उसके सीधे साधे पिताजी ने बड़ी आसानी से सारी बातें बता दी। तू तो जानती थी जेठानी कितनी चालाक है, किसी से बात ही बातों में पता लगाना उसका मिनटों का काम होता है। लेकिन नीलू अब चुप नहीं रहने वाली थी। वह समझ गई थी कुछ बातों का जवाब देना जरूरी है। अगर मैं जवाब नहीं दूंगी तो कुसुम भाभी उसे ऐसे ही जो परेशान करती रहेंगी। खुशियों के मौके पर उसे खुश होने का अवसर भी नहीं हो देंगी। अपनी जली कटी बातों से जो मेरा दिल दुखाती रहेंगी। नीलू ने बताया, भाभी सबसे अच्छी बात क्या है कि लड़के वालों की तरफ से दहेज की डिमांड नहीं है। आपको पता है कुसुम भाभी, उस लड़के के लिए भी लड़कियों की लाइन लगी थी जो दहेज लेकर खड़े थे, लेकिन देख लो फिर भी उसने मेरी गुणवान बहन को स्वीकार किया है। उन्हें भी पता है कि मेरे पिता बहुत ज्यादा दान दहेज नहीं दे सकते, फिर भी उन्होंने मेरी बहन को स्वीकार किया है। सिर्फ उसके अच्छे संस्कार देखकर, पढ़ाई लिखाई, अच्छा व्यवहार देखने के बाद उन्होंने रूपा को पसंद किया है। नीलू बोली, कुसुम भाभी पता है ना आपको,
वो खुद रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे। जिन घरों में उन्हें दहेज मिल रहा था, उन घरों के रिश्ते छोड़कर हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ा है। कुसुम भाभी, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं। नीलू बोली, क्योंकि भाभी सभी को अच्छी और गुणवान लड़की चाहिए, जिसमें संस्कार हो, जो परिवार के साथ मिलजुल कर रह सके, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभा सके, घर आए अतिथियों का सत्कार कर सके, अपने परिवार के साथ सामंजस्य बैठा सके, पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलजुल कर रह सकती हो। नीलू ने कहा, कुसुम भाभी, दहेज में मिला सामान तो 1-2 वर्ष बाद खराब हो जाता है, लेकिन गुणवान बहू हमेशा अपने अच्छे स्वभाव से सारे परिवार को संभाले रहती है और अंत तक परिवार को उसके अच्छे स्वभाव का लाभ मिलता है और वह पूरे परिवार को अपने अच्छे स्वभाव से बांधे रखती है। अपने जीवन साथी के हर दुख और सुख में उसका साथी बनती है। अच्छे बुरे वक्त में पति का साथ निभाने की उसकी सोच हमेशा पति का उत्साह बनाए रखती है। तभी तो कुछ परिवारों में दान दहेज नहीं देखा जाता और दान दहेज की मांग नहीं की जाती। वो लोग अपने परिवार के लिए सिर्फ अच्छे स्वभाव वाली गुणवान बहू चाहते हैं। नीलू ने कहा, कुसुम भाभी, देख रही हो ना, जमाना कैसे बदल रहा है। आजकल लड़कियां परिवार में रहना पसंद नहीं करती हैं। हर लड़की परिवार से अलग रहना पसंद करती है ताकि वह पारिवारिक जिम्मेदारियों से बच सके, अपना जीवन आजादी से बिता सके, आजादी से आधुनिक कपड़े पहन सके और मौज मस्ती भरा जीवन जी सके। कुसुम चिढ़ते हुए बोली, देवरानी जी, हमें उपदेश ना दो, हमें सब पता है। हम भी अपनी आजादी छोड़कर घर में पिस रहे हैं। हमारे मायके में कभी जाकर देखना, सब कितने मॉडर्न हो गए हैं। नीलू ने गुस्से में कहा, कुसुम भाभी, पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहन लेने से आप मॉडर्न नहीं बनते हो। अच्छे संस्कार, अच्छी सोच समझ और अपने से बड़ों का आदर करने में आप अच्छे मॉडर्न बनती हो। नीलू बोली, कुसुम भाभी, मैं तो एक बात को मानती हूँ, आप कपड़ों से ज्यादा अपनी सोच को मॉडर्न करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सुनकर कुसुम तिलमिला गई। कपड़ों की बाल्टी उठाकर वह गुस्से में सीढ़ियों के ऊपर छत पर कपड़े सुखाने चली गई। कपड़े में अंदर बैठी सुशीला देवी दोनों की बातें सुन रही थी, लेकिन आज सुशीला देवी खुश थी। नीलू आज कुसुम को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। आखिर नीलू भी कब तक कुसुम की बकवास सुनती रहेगी।